आ जाओ। थोड़ा सा डिस्टेंस बना के बैठा कर, ठीक है? बिल्कुल डिस्टेंस बना के बैठो। कोई अधिकारी चलती क्लास में आएगा, हम उसके सामने नहीं बोलेंगे कि आप दूर बैठो। आप बिल्कुल बेंच से दूर दूर डली हैं, आप बढ़िया जैसा डिस्टेंस बना के बैठना चाहिए वैसा बैठो, ठीक है? चलिए, आज हमें केमिस्ट्री का वाला लेक्चर शुरू करना है। चलिए, सबसे पहले सभी लोगों के लिए जय हिंद। अब हम आज केमिस्ट्री का लेक्चर शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये 4 लेक्चर में हमारा टारगेट खत्म हो जाए। ओके? और एक बात, सबसे पहली बात, यहां से क्वेश्चन आते ही है आपके एग्जाम में, चाहे आप चपरासी का टेस्ट दे रहे हो या पीएससी का टेस्ट दे रहे हो। प्रयास ये करना है कि जो चीज आपको समझाई आ रही है वो बेहतर तरीके से पहली बार में ही आपको समझ में आए। और यदि कहीं समझ में नहीं आती है तो उसका एक कारण होता है कि ये क्यों समझ में नहीं आई। आप उस चीज को पूछ लीजिए, लेकिन उसे तुरंत पूछ लीजिए। हाँ, आप ध्यान भटकाएंगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। शुरुआत करें देवी। जितने सारे नए लोग क्लास में आए हैं वो भी क्लास अटेंड करें, इसके बाद हमसे मिलकर के जाएंगे। चलिए, अब केमिस्ट्री में एक्चुअली सबसे पहले हम ये जान लें, हमने पहले फिजिक्स पढ़ी थी और हम पढ़ रहे हैं अब केमिस्ट्री। पहले हमने फिजिक्स में पढ़ी थी होने वाली घटनाओं के बारे में, और अब हमें केमिस्ट्री में पदार्थ के अंदर जाकर देखना है। जैसे मान के चलिए हमारा शरीर बाहर से कैसा है, ये फिजिक्स है। ओके? अंदर कैसी क्रियाएं चल रही हैं, रक्त कैसे बना है, किस स्वभाव का है, ये केमिस्ट्री है। ओके? अच्छा, एक बात, कुछ सारी चीजें जो बेसिकली हैं वो एक बात जान लें। दुनिया का प्रत्येक पदार्थ, यानी पदार्थ कह लें, द्रव कह लें, मटेरियल कह लें, देखें जरा, जो चीजें कॉमन हमें पता है वो चीजें हम जल्दी से पहले निपटा लें। हम दुनिया का कोई भी मटेरियल ले ले, ओके? हमने ये पिछली क्लास में जब हम फिजिक्स पढ़ रहे थे तो हमने बताया था ये अणुओं से मिलकर बना है। कहां से मिलकर बना है? अरे क्लियर है? अब देखिए, ये अणु हैं और ये अणु आपस में जुड़े हैं तो ये पदार्थ बना है। और हमने इसके 2 कॉन्सेप्ट पढ़े थे, एक आयतन और एक घनत्व। क्या पढ़ा था? अरे क्लियर है? यदि अणु बहुत पास पास आ जाएं तो घनत्व बढ़ेगा लेकिन आयतन घटेगा। पिछली क्लास में मैंने क्लियर किया था। और यदि ये फैलेगा तो आयतन बढ़ेगा लेकिन घनत्व यानी घनापन यानी भीड़। ओके? अब देखते हैं, ये अणु है तो पहले हजारों करोड़ों साल पहले ये माना जाता था, जब सबसे पहले महर्षियों ने साइंस की ओर ध्यान दिया था कि पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है। कैसे? और ये कहा गया कि नहीं, अणु से छोटा कोई भाग है ही नहीं। ओके? तो उस समय ये माना जाता था कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई अणु है। लेकिन बाद में खोज हुई, ओके? बाद में खोज हुई और पता चला कि नहीं, अणु में भी, जैसे हमारे घर में अलग अलग कमरे होते हैं और कमरों से मिलकर के घर बनता है। कमरों से मिलकर के, अरे क्लियर है? बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते जाइएगा, यहां मैं आपकी पूरी मानसिकता ही क्लियर करा दूंगा। ओके? ये देखें तो ये कहलाते हैं परमाणु। क्या कहलाते हैं? हमें आवाज नहीं आ रही है। अब परमाणु ये हमने 3-3 बनाए, एक्चुअली 3-3 नहीं, ये अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे मान के चलिए हम ऑक्सीजन ले लें। क्या ले लें? मान के चलिए ये पूरी ऑक्सीजन गैस है।
क्या है? तो ऑक्सीजन गैस के प्रत्येक अणु में दो, एक O और एक O यानी O2, यानी ऑक्सीजन अणु के एक अणु में दो परमाणु होंगे। कितने परमाणु होंगे? अरे क्लियर है? अब यहां देखिए, कई लोग जैसे मान के चलिए नाइट्रोजन N2 होता है। अरे क्लियर है? तो नाइट्रोजन में कितने परमाणु? दो, यानी हर अणु में कितने परमाणु होंगे? एक बात समझ में आ गई? तो किसी में दो होते हैं, किसी में तीन होते हैं, किसी में चार होते हैं, किसी में 6 होते हैं। ओके, लेकिन अब देखिए, यहां पर हमने ऑक्सीजन का नाम लिया तो O2 था। क्या था? अरे क्लियर है? यानी पहला भी O था और दूसरा भी। ओके, तो जब कोई ऐसा तत्व हमें ऐसा पदार्थ मिला जिसके अणु के अंदर एक से परमाणु, मिलावट नहीं है, बिल्कुल शुद्ध O या N या P या Na, जैसे किसी ने कह दिया क्लोरीन। ओके, तो मतलब यह है कि पहला भी क्लोरीन का परमाणु है, दूसरा भी। अरे क्लियर है? तो हम ऐसे पदार्थ को, अब ये पदार्थ चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो और चाहे गैस हो, हम इसे कहेंगे तत्व। क्या कहेंगे? जो शुद्ध है बिल्कुल उसके प्रकार के ही परमाणु हैं, दूसरे परमाणु। अरे क्लियर है? जैसे आयरन ले लो, लोहा, आयरन के अंदर आयरन के ही परमाणु हैं, तांबे के अंदर केवल। अरे क्लियर है? सोडियम के अंदर केवल। लेकिन अगर यही हम दूसरा नाम ले लें, एक देखना जरा, अगर यही हम कह दें कि हमारा ये पानी है, अब सोचिए ये जो पदार्थ है वो क्या है? पानी है, यानी H2O है। क्या है? अरे क्लियर है? यानी यहां पर यदि 3 परमाणु हैं तो उनमें से 2 H और 1 O है। नहीं आ रही बात? सुन, आ रही है? क्या कहा हमने? ओके, क्लियर है? अब देखिए, हो सकता है यही पदार्थ CO2 होता, तब भी हम कहते एक कार्बन है, 2, यानी एक कार्बन 2, यानी एक बात तय है कि ये पदार्थ के अंदर, अणुओं के अंदर परमाणु एक ही प्रकार के। ओके, तो अब ये या तो मिश्रण है और या फिर यौगिक है। देखिए, शुद्ध एक ही प्रकार के होते तो तत्व है, और अगर इनमें मिलावट है तो या तो ये तत्व है या ये सॉरी यौगिक है या। लेकिन जब क्वांटिटी निश्चित है, जैसे H2O, पता है कि हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन का 1, तभी पानी बनेगा। अगर तुमने बिगाड़ दिया तो अब पानी नहीं बनेगा। तो जब अनुपात निश्चित हो, मात्रा निश्चित हो, तो यौगिक है, और कुछ भी मिला दो तो। हालांकि ज्यादातर मामलों में हम 2 चीजें बात करेंगे, तत्व और यौगिक। मिश्रण तो कभी भी बनाया जा सकता। ओके, तो क्या आपको इसकी बात समझ में आ गई? तत्व किसे कहेंगे और यौगिक किसे कहेंगे? अणु के अंदर क्या है? परमाणु। अणु के अंदर क्या है? अब परमाणु यदि एक ही प्रकार के हैं तो तत्व है, और अगर अलग अलग प्रकार के हैं तो। ओके, अब कई सदियों तक ये माना जाता रहा, कई सदियों तक ये माना जाता रहा कि पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है, अणु सबसे छोटी इकाई। फिर और खोज हुई तो आगे जाके मानने लगे कि नहीं, अब परमाणु सबसे छोटी इकाई है। ओके, लेकिन आप एक बात सुनिए, याद रखिए, यह एक बात हमें समझ में आ गई है कि अकेले आप पानी का पूरा, ये पानी है, यानी भले एक बूंद, एक अणु पानी हो तो कंप्लीट पानी है, लेकिन अगर इसमें से केवल आप O उठा लो, H अलग कर दो, O अलग कर दो, तो ये पानी नहीं है।
यानी एक बात तय है कि परमाणु स्वतंत्र नहीं है। अगर उसे अपनी पदार्थ की अवस्था लेना है तो परमाणु स्वतंत्र नहीं है, जबकि अणु बिल्कुल स्वतंत्र है। ये अगर निकल भी जाए तो तब भी ये उसी का अणु कहलाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? लेकिन अगर इसमें से परमाणु रिलीज हो गया तो परमाणु एच अलग। अब इस एच से समझ में नहीं आएगा कि हाइड्रोजन का एच है, कि पानी का एच है, कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एच है। नहीं आ रही बात समझ? ओके, यानी परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता। ओके, जबकि अणु अपने आप, जैसे आपका घर है, आपका घर एक कंप्लीट है। आपका घर चाहे गांव के बाहर रहे चाहे गांव के, वो अपने आप में एक घर है, लेकिन आपका कमरा घर से अलग नहीं है। नहीं आ रही बात समझ में? ओके, तो क्या ये बात आपको समझ में आई है? बाद में और खोजें हुई और पता चला कि ये जो परमाणु है ये बना कैसे है, ये परमाणु इसकी संरचना कैसी है। सुन रहे हो? तो पता लगाया गया कि परमाणु की संरचना एक ब्रह्मांड के जैसी है। जैसे ब्रह्मांड में एक केंद्र मान करके, जैसे हमारे सौर मंडल में सूर्य को केंद्र मान करके बाकी ग्रह चक्कर लगाते हैं, बस ऐसे ही यहां पर हमारे परमाणु में एक केंद्र होता है। क्या होता है? सुनाई नहीं दिया? अरे क्लियर है? क्या होता है? केंद्र होता है और केंद्र के चारों ओर कुछ चक्कर लगाने वाले तत्व होते, सॉरी जो उसके अंग होते हैं। ठीक है, हम इसे, अब देखो ये जो परमाणु का चित्र है ये ब्रह्मांड की तरह है बिल्कुल, और इसमें तीन पदार्थ हैं। एक का नाम न्यूट्रॉन है, एक का नाम प्रोटॉन है, और एक का नाम इलेक्ट्रॉन। क्या है? अरे क्लियर है? अब देखिए, ये न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन और ये कहां पाए जाते हैं? हमें आवाज नहीं आ रही है? नाभिक में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? टेबल से हाथ उठाओ, खिसके बैठो, और ऐसे सारे लोग टेबल पर नहीं टिकेंगे। देखे, नाभिक में न्यूट्रॉन और, जबकि इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये कक्षाएं कहलाती हैं। अभी हम कक्षाओं के बारे में पढ़ाएंगे, एस कक्षा, पी कक्षा, हाँ या ना? अरे क्लियर है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहां होते हैं? ये नाभिक में स्थिर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर, आया ना? पहली बात आती है भार की, तो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगभग ना के बराबर भार होता है भार, लेकिन इतना कम किसे जीरो मान सकते हैं, ना के बराबर। लेकिन इसका भार होता है और इसका भार, न्यूट्रॉन का भार होता है और प्रोटॉन। यानी अगर हम कभी कहें कि किसी परमाणु को, मान के चलो हमने कहा ऑक्सीजन के परमाणु का भार, क्या कहा? तो एक्चुअली भार किससे आता है? N+P, यानी न्यूट्रॉन का भार धन प्रोटॉन का भार, एक्चुअली परमाणु का भार। अगर कोई कह दे कि परमाणु भार कैसे आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के भार के कारण आता है। अरे क्लियर है? एक बात और, सबसे पहली बात यह है, आप ये देखें कि प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है, प्रोटॉन पर, अरे क्लियर है? न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता और इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, आया ना? अरे क्लियर है? न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, प्लस आवेश। जब एक परमाणु कोई भी परमाणु ले लो, ऑक्सीजन का ले लो, नाइट्रोजन का ले लो, दुनिया का कोई भी परमाणु ले लो, उसमें जितना प्रोटॉन पर आवेश होगा, जैसे मान के चलो उसके पास 11 प्रोटॉन है, प्रोटॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का आवेश इक्वल होता है। जितना चार्ज प्रोटॉन पर उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन। अब जितने प्रोटॉन होते हैं, जैसे प्रोटॉन 11, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11।
इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। सही है? पक्का? इसलिए धन 11 से ऋण 11, धन 11 से ऋण 11 कैंसिल। और अब जब परमाणु छुओगे आप तो आपको चार्ज ना धन का करंट लगेगा ना ऋण का। बुंदेलखंड ये बता दिया, यानी ना धन चार्ज रहेगा ना। इसलिए हम इसे कहेंगे कि ओवरऑल परमाणु पर कौन सा आवेश होता है, तो हम कहेंगे उदासीन होता है, कोई आवेश नहीं होता, क्योंकि उतने ही प्रोटॉन है, उतने ही क्या है। अरे क्लियर है? लेकिन अगर हम कहें परमाणु क्रमांक, क्या कहें? एक्चुअली परमाणु क्रमांक है क्या? जैसे सोडियम का है 11, सोडियम का क्या है? तो जो प्रोटॉनों की संख्या है उसके आधार पर हम परमाणु क्रमांक निकालते हैं। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन है 11। प्रोटॉन क्या है? अब आप कहोगे, अब आप हमसे कहोगे कि सर ये क्या बात हुई, जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर हैं तो आप प्रोटॉन क्यों कह रहे हैं? इलेक्ट्रॉन भी तो कह सकते हैं आप। लेकिन हमने क्यों नहीं कहा? वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन को आधार क्यों नहीं माना? इसलिए नहीं माना क्योंकि प्रोटॉन कभी भी ना निकाले जा सकते हैं ना डाले जा सकते हैं। अरे क्लियर है? ये अगर किसी तत्व में 11 है तो 11 ही रहेंगे, इनको डिस्टरबेंस नहीं किया जा सकता, ये स्थायी अंग है। ओके? ये मात्र रेडियोधर्मी पदार्थों में डिस्टर्ब होते हैं, मात्र रेडियोधर्मी पदार्थ, बाकी पदार्थों में इनको डिस्टर्ब। अरे क्लियर है? जबकि इलेक्ट्रॉन ये जा भी सकते हैं और दूसरे तत्व से नहीं। आ रही बात? हो आ रही है या नहीं आ रही है? पक्का? इसलिए ये जो 11 है ये 10 में भी बदल सकते हैं। जैसे मान के चलिए, अब देखिए जरा बहुत ध्यान से हमारी बात, जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है तो हमने बता दिया आपको कि इसके प्रोटॉनों की संख्या कभी नहीं बदलेगी। ओके? लेकिन अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन देखें, अब देखना जरा, देखें सोडियम का 11 था, यानी 11 थे इसमें प्रोटॉन और 11 थे इलेक्ट्रॉन, ये प्लस थे ये माइनस। पक्का? प्रोटॉन 11 ही रहेंगे अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। देखिए कई बार क्या होती हैं, कुछ चीजें हमारे पास एक्स्ट्रा होती हैं घरों में। कई बार आपने देखा होगा अपनी यूजफुल चीजें पूरी पैक हैं, अपने पास कुछ चीजें ऐसी पड़ी हैं जो हैं तो हमारी लेकिन उतने हमारी यूज की नहीं, तो हम उनको देने के लिए आतुर रहते हैं कि कोई अगर मांगे तो तबाक से कह देते हाँ ले जाओ। हाँ या ना? तो ऐसे ही कई तत्वों के पास है तो परमाणु उनका है तो इलेक्ट्रॉन उनका, लेकिन वो एक्स्ट्रा सा है, अतः वो दूसरे से क्रिया, और यही कहलाती है क्रिया। भाई जैसे कोई आदमी आया, हमारे पास पेन एक्स्ट्रा है, उसने कहा सर पेन, हमने कहा ले लो, क्रिया हो गई। क्यों क्रिया हो गई? केमिस्ट्री में हम कहेंगे हमारी दोस्ती हो गई। हमारी क्या हो गई? तो दोस्ती होने के लिए या तो लेना जरूरी है या देना जरूरी है। अगर दो लोग पास में आए और ये एक दूसरे को ना कुछ दे ना कुछ ले तो हम कहेंगे कोई क्रिया ही नहीं हुई। नहीं आ रही बात? समझे? केमिस्ट्री में क्रिया कब मानी जाएगी? जब या तो वो इलेक्ट्रॉन दे दे या वो इलेक्ट्रॉन अब लेगा कब? जैसे हमने बताया हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा है। अब मान के चलो हमारे पास एक कमरा बनना है, हमारे कमरे में 1000 ईंटें लगना है और हमारे पास 990 ईंटें हमारे घर में पड़ी हैं, तो आप क्या करोगे? 990 दान दोगे या 10 दूसरे से मंगा ले आओगे? अब कंडीशन दूसरी है, आप कोशिश करोगे कि जैसे भी हो 10 ईंटें मिल जाए सो हमारा एक कमरा, और हो सकता था मात्र 10 ईंटें आपके पास होती सो आप कहते थे 10 और कोई ले जाए, सो बात खत्म। यानी अलग अलग कंडीशन है, या तो आपके पास मटेरियल उस समय एक्स्ट्रा है तो आप दान दे सकते हो, या मटेरियल इतना ज्यादा है कि थोड़ा और मिल जाए तो आप
सही है। बस यही सिद्धांत परमाणुओं का है कि कई बार उनके पास अपना अष्टक पूर्ण करने, बताएंगे अभी अष्टक क्या होता है, उनका काम होने के बाद, उनका अष्टक पूर्ण होने के बाद, उनकी कक्षाएं फिल होने के बाद, हर कक्षा का टारगेट कंप्लीट होने के बाद उनके पास यदि कुछ इलेक्ट्रॉन हैं तो वो सोचते हैं कि आओ तुम यूज कर लो तो हमारा तुमसे ज्वाइंट बन जाए, क्रिया हो जाए। या कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कहते हैं कि जल्दी आओ और हमें दे दो, हमारा अष्टक क्या हो जाए, पूर्ण। तो ऐसे दोनों पदार्थ जो बहुत जल्दी दान दे देते हैं वो बहुत जल्दी क्रिया करते हैं, या जो बहुत ज्यादा खींच लेते हैं वो भी क्रिया करते हैं। तो आप देखें यदि ये एक दान दे देगा तो ये बचेगा ऋण 10, क्योंकि एक ऋण का चार्ज इसके पास क्या हो गया, कम। अब देखना धन का क्या हो गया 11, ऋण का कितना हो गया। अब फाइनल निकालोगे तो धन का 1 आएगा, क्या आएगा, नहीं आएगा। और ये बताएगा कि ये परमाणु धनात्मक है। क्यों धनात्मक है, क्योंकि इसने दान कर दिया है। ऋण, अब ऋण और धन इक्वल थे, ऋण कहां चला गया, बाहर, तो ऋण कम हो गए, धन उतना ही है तो ये बढ़ गया। एक्चुअली ये बढ़ा नहीं, ये घटा है। ओके, 2 चले जाते तो हम कहते कि यहां पर बचे हैं 9, ये बचे 9, और ये ऋण 11, ऋण 9, फाइनली धन के 2। नहीं आ रही बात। तो जब ठोस और द्रव में, ठोस में ऐसा होता है, पदार्थों में परमाणु चले जाएं और आ जाए तो हम इसे कहते हैं धनायन और ऋणायन। क्या कहते हैं, हमें आवाज नहीं आ रही है, अरे क्लियर है। और जब यही काम द्रवों में होने लगता है तो ये धनायन है और ये अब धन आयन, और हम इसे जब द्रवों में होता है तो मात्र से कहते थे आयन। क्या कहते थे, तो फिर है वही बात, धन आयन, और ये आयन कहलाते हैं जब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बढ़ जाए, नेट चार्ज कहलाता है। फाइनली चार्ज धन का है तब भी आयन, ऋण का है, नहीं आ रही बात। जैसे क्लोरीन है, अब क्लोरीन हमेशा माइनस में चलता है, क्यों, क्योंकि इसका टारगेट ज्यादा है, अब इसके मटेरियल ज्यादा है, ये दान नहीं करेगा, ये उल्टा दूसरे से। क्लोरीन इसके पास मटेरियल ज्यादा है, इसे मिल जाए तो ये कहता हमें एक दे दो, हमें ज्यादा नहीं चाहिए। समझ में आ रही हो, तो ये ले लेता है। तो इन पर कौन से आयन आ जाते हैं, माइनस। क्या आपको अभी अणु और परमाणु समझ में आए कि नहीं आए हैं? ये एक्चुअली भार है, और ये प्लस और माइनस ये जो है वो चार्ज हैं। ये P इज इक्वल टू होता है E, यानी प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉनों से परमाणु क्रमांक इसलिए नहीं नापा जाता क्योंकि ये, अब जैसे मान के चलिए हमने लिख दिया N+, Na+ का मतलब है कि ये सोडियम का धनायन है, यानी एक इलेक्ट्रॉन दान कर चुका है। यानी एक्चुअली 11 इलेक्ट्रॉन थे, बच्चे कितने हैं, 10। लेकिन अब कोई पूछे इसका परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक 11 ही रहेगा। अगर हमने इसे इलेक्ट्रॉन से नापा होता तो परमाणु क्रमांक बदल जाता। क्यों बदल जाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक स्थिर परमाणु में जब तक परमाणु क्रिया नहीं करता तो कोई भी परमाणु हो, चाहे वो ऑक्सीजन का हो, चाहे नाइट्रोजन का हो, चाहे फास्फोरस का हो, चाहे सल्फर का हो, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा इक्वल होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा, अरे क्लियर है। हाँ, क्रिया करने के बाद जब कोई बाजू में कोई दूसरा तत्व आता है तो ये देखना पड़ता है कि वो डोनर है, वो ज्यादा लिबरल है तो वो दे देता है, और ये वाला ले लेता है तो ये धनायन बन जाता है, वो ऋणायन बन जाता है, या लेने वाला ऋणायन बन जाता है, देने वाला धनायन बन जाता है। कभी कभार उल्टा हो जाता है कि ये दे देता है, वो ले लेता है, तो ये धनायन बन जाता है, वो ऋणायन बन जाता है। ओके, नहीं आ रही बात समझ, ठीक। और दूसरी बात, एक चीज और, ये परमाणु जितना बड़ा होता जाएगा ये नाभिक के गुरुत्वाकर्षण से उतना दूर होता जाएगा। नाभिक के गुरुत्वाकर्षण से, अरे क्लियर है, नाभिक के गुरुत्वाकर्षण से उतना दूर होता जाएगा। यानी पास के परमाणु नाभिक से ज्यादा जोर से बंधे होंगे और दूर के परमाणु नाभिक से कमजोर बंधे होंगे। यानी जिसका परमाणु आकार जितना ज्यादा बड़ा होगा, 2 चीजों पर निर्भर करता है। पहला, परमाणु आकार, हाँ है ना, बाहर का इलेक्ट्रॉन यदि नाभिक से दूर है तो ये आसानी से निकाला जा सकता है।
हाँ है ना, और या फिर इसमें आसानी से डाला भी जा, क्योंकि नाभिक के गुरुत्वाकर्षण के बाहर। लेकिन दूसरी बात, इन कक्षाओं के अलग अलग टारगेट हैं, अभी हम बताएंगे। एस कक्षा होती है, पी कक्षा होती है, डी अभी आने बताने वाले हैं। तो यदि उनका टारगेट कंप्लीट है, अगर उनका कक्षा कंप्लीट है, यदि उनकी कक्षा के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन होने पर फिर आप उससे निकाल नहीं सकते। ये भी परमाणु का एक नियम है। फिर आप अगर उसका टारगेट पूरा है, जैसे अपन ने पढ़ी थी अक्रिय गैस, पढ़ेंगे आगे, तो वो क्रियाएं नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि उनका अष्टक पूर्ण है, ना उन्हें किसी से इलेक्ट्रॉन चाहिए, ना उन्हें इलेक्ट्रॉन देना है। ओके, तो मैं आपको बता चुका कि केमिस्ट्री में क्रिया कब होती है, या तो इलेक्ट्रॉन लो या इलेक्ट्रॉन दो। ठीक है? नहीं आ रही बात समझ? आ रही है। हम कहते हैं ये पदार्थ बहुत ज्यादा क्रियाशील है। क्यों क्रियाशील है भैया? इसलिए ज्यादा क्रियाशील है कि ये क्रिया करके जैसे ही किसी के संपर्क में आता है, या तो इलेक्ट्रॉन दान कर देता है या इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही दिया या तुरंत क्रिया हो गई। नहीं आ रही बात समझ? आ रही है पक्का? अब आते हैं हम स्लाइड पर कि हमें एक्चुअली पढ़ना क्या है, देखते हैं। अब देखिए भैया प्लीज, मैंने एक कहानी आपके दिमाग में भर दी है। एक बात और मैं जो क्लियर करा चुका था, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और, याद रखिएगा, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और, ये बात निर्भर करती है परमाणुओं पर। के परमाणु के अंदर, सॉरी अणु के अंदर परमाणु एक से हैं या अलग अलग? पक्का? अरे क्लियर है? लेकिन ठोस, द्रव, गैस का होना, अब ये अणु है, ये अणु है, ये अणु है, ये एक अणु है, ये अणु है, ये सब अणु है। ठीक है? और इनके अंदर क्या है? इनके अंदर क्या है? अरे है। लेकिन अगर ये अणु, अब देखो, चाहे ठोस हो, द्रव हो, ये गैस हो, ये आपस में एक बंध के द्वारा जुड़े। अगर ये बंध बहुत ज्यादा मजबूत है, बिल्कुल टूट नहीं रहे, बिल्कुल हिल नहीं रहे, तो ये वस्तु कहलाएगी ठोस। क्या कहलाएगी? ओके। अगर ये बंध थोड़े कमजोर हैं तो क्या है? द्रव। और बहुत कमजोर हैं, ओके। इसीलिए जब आप किसी ठोस को नीचे से गर्म करते हो, आप हीट देते हो, तो ये बॉन्ड कमजोर पड़ जाते हैं और ये काय बदल जाता है? द्रव। आप और हीट देते हो तो ये बॉन्ड टूट जाते हैं और काय में बदल जाता है? गैस। ओके, तो एक बारीक बात और पकड़ में आ गई कि ठोस, द्रव और गैस का होना अणुओं पर निर्भर है, लेकिन तत्व, यौगिक और मिश्रण का होना परमाणुओं पर निर्भर। ठीक है? कोई डाउट है? अब हम आते हैं कि एक्चुअली हमें पढ़ाना क्या है और हमने पढ़ाया क्या है। सही है? खिंच के बैठे बिल्कुल। अब देखिए स्लाइड आती है। महर्षि कणाद ने पहले बताया था कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने। अब देखिए सबसे पहला आता है अणु। क्लियर है? अणु में क्या पढ़ा हमने? अणु किसी तत्व अथवा यौगिक अथवा मिश्रण, कुछ भी कह लें, का एक सूक्ष्मतम कण है, सबसे छोटा कण, जो स्वतंत्रता पूर्वक, नहीं बताया था कि अणु अगर अलग भी हो जाए, जब पानी का एक अणु अलग हो जाए तब भी पानी कहलाएगा, लेकिन पानी का परमाणु अलग नहीं हो सकता। नहीं बताया हमने? ईमानदारी से बताइए, बताया है? चलिए, उस तत्व अथवा यौगिक के सभी गुणधर्म प्रदर्शित करता है। यानी सुनिए, आपने पानी का एक अणु बाहर निकाल लिया और ये हो गया HOH, तो चाहे तुम पूरा पानी देख लो उसका स्वभाव, और चाहे अकेले अणु का देख लो, इसका स्वभाव बिल्कुल एक सा रहेगा। यानी अणु, एक अकेला अणु पूरे पदार्थ के स्वभाव को प्रदर्शित कर देता है। उस तत्व अथवा यौगिक के सभी गुणधर्म प्रदर्शित करता है। नहीं आ रही बात समझ? ओके, चलिए, अणु परमाणुओं से मिलकर बनते। कोई नई बात है? कोई नई बात है?
आगे देखते हैं, अणु के अंदर परमाणु रासायनिक बंध द्वारा, आकर्षण बल द्वारा प्रबलता से बंधे होते हैं। परमाणु की खोज डाल्टन ने की, आया ना। सभी द्रवों की रचनात्मक इकाई को, अब ये सबसे छोटी इकाई आ गई परमाणु। पहले मान रहे थे कि अणु है, अब क्या मान रहे? परमाणु। यानी अब क्वेश्चन आ जाए कि किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, तो अब जवाब होगा परमाणु। क्या होगा? अरे क्लियर है? देखे, अत्यंत सूक्ष्म कण है, सबसे हल्का परमाणु हाइड्रोजन का। जितने सारे तत्वों में सबसे कम वजनदार होता है किसका? ओके। किसी तत्व के सभी परमाणु, किसी तत्व के, परंतु अलग अलग तत्व के परमाणु, पहले परमाणु को अविभाज्य कण माना जाता था और यह धारणा कई सौ वर्षों तक चलती रही। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। नहीं बताया था? परमाणु के 3 मूल कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सही है? देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया, हमारी पॉलिसी ये नहीं है अब कि हम आपको एक चैप्टर घंटों से पढ़ाते रहें। बस वही बात हमें पता है कि अगर 10 मिनट में समझ में आ सकती है तो 10 मिनट में समझें। और आप भी, आप कोचिंग आ रहे हैं तो आप दिमाग में ये फितूल ना पालें कि अरे ये नहीं आएगा तो हम कह देंगे सर हमें समझ में नहीं आया। कुछ नहीं होगा उससे, हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम एक ही बार बताएंगे आपको। ओके? हम अदर टीचर की तरह नहीं कहेंगे नहीं रुको हम फिर से बता रहे, नहीं बताएंगे फिर से। ओके? पूरा होड़ लगाइए और ध्यान यहां रखिए, पहली बार में ही समझ में आएगा। और यदि नहीं आया तो ये समझ लीजिए फिर अब आप कंपटीशन के लायक नहीं। इसलिए ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन, परमाणु का अत्यंत छोटा कण, इसकी खोज जे थॉमसन ने की। ऐसा कण जिसका द्रव्यमान लगभग, नहीं बताया था? नहीं बताया था? जिस पर इकाई ऋण आवेश होता है। ठीक है? देखें, यह इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एक हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/18। इतना हल्का। हाइड्रोजन के परमाणु में हम कितने का भाग दे रहे हैं? 1/1840 का, यानी लगभग लगभग ना के बराबर। अब सोचो, एक में 2000 का भाग दो, लगभग 1840 माना 2000, तब जाकर के आएगा वो किसका? हाइड्रोजन के परमाणु का। अब देखो, हमने क्या पढ़ा था कि हाइड्रोजन का परमाणु सबसे हल्का होता है। अब सबसे हल्का परमाणु और उसमें दो 1/1840 का भाग, तब जाकर के इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आएगा। इसलिए कह देते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0 होता है। प्रोटॉन, परमाणु के अति सूक्ष्म धनावेशित कण है, इसमें इस इकाई धनावेश होता है। प्रोटॉन एक धनावेश युक्त कण है, इसका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, परंतु इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है। नहीं बताया था? ओके? कोई ऐसी बात बताना जो नहीं आए और हमने समझाई ना हो। देखें, इसके आवेश का परिमाण +1 कूलम। ठीक, आवेश को इकाई धनावेश कहते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर इसमें द्रव्यमान होता है। और प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन का परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। यानी एक्चुअली जो द्रव्यमान आता है परमाणु का, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से तो आता ही है, नहीं आता है? कोई कहे कि हमें परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो हम कहेंगे N+P। क्या कहेंगे? और कोई हमसे कहे कि परमाणु क्रमांक चाहिए तो हम कहेंगे P। P E, इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर हम ज्यादा भरोसा नहीं करते, क्योंकि वो डोनेट भी हो सकते हैं और एक्सेप्ट भी हो सकते हैं। ठीक है? परमाणु के अंदर प्रोटॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका सापेक्ष द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग, और इस पर इकाई धन आवेश होता है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन परमाणु का एक अति आवश्यक घटक है जो विद्युत रूप से उदासीन कण है। इसकी खोज चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, अर्थात यह उदासीन होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर, प्रोटॉन का हाइड्रोजन के परमाणु के बराबर। अरे क्लियर है? एक बात,
इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋण, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, प्रोटॉन पर, लेकिन ओवरऑल परमाणु पर कौन सा आवेश? उदासीन। यानी आप कह सकते हो कि परमाणु आवेश रहित होता है। हाँ, लेकिन वही परमाणु से यदि कोई इलेक्ट्रॉन चला जाए तब वो धनायन बन जाता है, कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो ऋणायन बन जाता है। कोई डाउट? अरे कोई डाउट है? परमाणु संख्या खत्म है? नहीं बताया है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित इकाई धन आवेश की संख्या, धन आवेश मतलब प्रोटॉन, धन आवेश मतलब ओके, यह उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को, चूंकि परमाणु उदासीन होता है इसलिए किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर, बताया है मैंने आपको। लेकिन इस पर बिलीव ज्यादा क्यों नहीं? क्योंकि ये डोनेट भी हो जाएगा और ओके। इसलिए अगर परीक्षा में कभी पूछा जाए कि परमाणु क्रमांक क्या है, तो परमाणु क्रमांक है फाइनली प्रोटॉनों की संख्या। क्या है? इसलिए जब कभी कोई इलेक्ट्रॉन दान देता है या एक्सेप्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन या तो बढ़ते हैं या घटते हैं, लेकिन प्रोटॉन बढ़ते घटते ओके। परमाणु द्रव्यमान आपको पता है, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह बताती है, एक बात और, कि उसमें एक्चुअली n+p का द्रव्यमान कितना है। अब किसी परमाणु का यदि हमें बताना है तो n+p तो ठीक है, एक तत्व से तुलना की जाती है कार्बन 12, तुलना की गई कार्बन, जैसे अपन ने वायुमंडलीय दाब नापा था कि समुद्र तल पर नापा, इससे ज्यादा या इससे कम, विभव को नापा था हमने पृथ्वी से, याद आया? तो परमाणु द्रव्यमान के लिए टारगेट बनाया गया कार्बन 12। क्या बनाया गया? अब कार्बन 12 से ये परमाणु कितना हल्का है, ये कितना भारी। देखो कार्बन 12 के परमाणु के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग परमाणु भार अथवा परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ओके, परमाणु भार A बराबर प्रोटॉन की संख्या धन न्यूट्रॉन की संख्या। देखें, या फिर ये कह लें कि ये कार्बन 12 के 12वें भाग से कितने गुना भारी। ओके, देखें आयन बता चुके, नहीं बता चुके? आयन के बारे में नहीं बताया। नेट आवेश, नेट आवेश माने फाइनल, या तो आपने इलेक्ट्रॉन दान दे दिया है तो अब फाइनल आवेश क्या है, या इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो भाई अभी तक तो जितने प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन, फाइनल आवेश 0, फाइनल आवेश, लेकिन इलेक्ट्रॉन दान चले गए, फाइनल आवेश प्लस नहीं आया। आपने इलेक्ट्रॉन ले लिए, फाइनल आवेश, यही तो आयन है। क्या है ये? ओके, देखे वे परमाणु अथवा परमाणु समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान होता है। ओके, एक सामान्य परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश तथा प्रोटॉन धन आवेश की मात्रा बराबर होती है, इसलिए उन पर नेट आवेश 0 होता है। परंतु यदि परमाणु अथवा परमाणु समूह में इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन की संख्या असमान हो तो उन पर गैर शून्य, यानी अब प्रोटॉन कुछ और है, इलेक्ट्रॉन कुछ और है। ये कैसे हो गए? या तो इलेक्ट्रॉन चले गए या इलेक्ट्रॉन आ गए। देखें, आवेश की प्रकृति के आधार पर आयन 2 प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। धनायन, यदि आयन पर धनावेश विद्यमान हो तो उसे धनायन कहते हैं। धनायन में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक होती है। सही है? क्यों? एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कम हो गए। ठीक है, और इसी को देखें जैसे सोडियम आयन, सोडियम आयन Na+ का मतलब है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दान किया, Na++ 2 प्लस लगा देते मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए। सही है? जैसे जैसे ये दान करेगा प्रोटॉन तो 10 के 10 यही, ये कम होते जाएंगे तो प्लस बढ़ता जाएगा। देखें, प्रोटॉनों की संख्या 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब हो गई 10, नेट आवेश क्या हो गया? तो अब किसे कहेंगे कि ये आयन है? सोडियम आयन। अभी सोडियम नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? सोडियम आयन। क्या कहेंगे? ओके, अब देखिए ऋण आयन, फिर वही बात, नेट आवेश। उदाहरण देखो, क्लोरीन,
पहले क्लोरीन के पास कितने थे? 17, इसने एक और ले लिया, सो प्रोटॉन 17 ही रहे और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। 17 धन 18 ऋण, फाइनली 1। तो इसे कहेंगे Cl माइनस, मतलब 1 ऋण आए। अब बताइए समझ में आया या नहीं आया? हम पानी पी करके आ रहे हैं, इसके पहले आपके पास 2 मिनट हैं और 2 मिनट में आपको यह सोचना है कि सर ने जितना अभी तक आपको पढ़ाया वो सारा कंप्लीट है या नहीं। फिर हमें बताना है कि कोश यानी कक्षाएं, उपकोश क्या होते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं। चूंकि स्पेशल केमिस्ट्री तो आपको नहीं आना है, लेकिन परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया जाता है कि एस कक्षक क्या है, पी कक्षक क्या है, डी कक्षक क्या है और इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। तो अभी तक का समझ में आ गया? अब आपको ये मलाल तो नहीं कि सर हम तो आर्ट्स से पढ़े हैं, हम क्या जाने केमिस्ट्री, ये तो नहीं है। क्योंकि चाहे आप आर्ट्स से पढ़े हो, चाहे मैथ से पढ़े हो, चाहे साइंस से पढ़े हो, बात यह है कि हमने आपको शुरू से पढ़ाया जो आपके कंपटीशन में आना है। कोई डाउट है? 2 मिनट आपके पास है रिलैक्स होने के लिए, 2 मिनट हमारे पास है पानी पीने के लिए, हम वापस आ रहे हैं। ठीक है, अभी हम लेक्चर शुरू कर रहे हैं। आ जाए चाहे तो बुला लेना हमें, क्या को टाइम बर्बाद हो। इन चीजों को घर में जाकर के तत्काल रिवाइज करना। एक बात याद रखिए, एग्जाम कोई भी हो, ये हमेशा आपकी चीजें काम में आएंगी। क्योंकि सारे लोग सुन लें, चाहे आप चपरासी का टेस्ट दे रहे हो, कांस्टेबल का दे रहे हो, एसआई का दे रहे हो, सारे सब्जेक्ट एक से हैं, बस आपने किस स्तर की तैयारी की है मायने ये रखता है। ओके, अब देखिए क्या होता है। अभी हमने पढ़ा था कि ये परमाणु है, ये नाभिक है और इसमें चारों तरफ क्या है? कक्षाएं। क्या है? ये चक्कर लगाने वाली ये कहलाती हैं कक्षाएं। इन कक्षाओं में अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित है। और जैसे इस कक्षा में मान के चलिए 2 इलेक्ट्रॉन रहना है, इसमें 8 रहना है, किसी में 6 रहना है, अभी हम बताएंगे कहां कितने रहना है। लेकिन वो कक्षाएं भी, उनमें भी असमान रूप से वितरित नहीं रहते इलेक्ट्रॉन। उनका एक निश्चित टारगेट है कि उनके कमरे निश्चित हैं और उनके कमरों को हम कहते हैं कक्षक। क्या कहते हैं? सो 5 मिनट के अंदर हम आपको ये क्लियर करा दें। यहां से क्वेश्चन आता है, बहुत डीप आपको नहीं जाना है। देखें, परमाणु के नाभिक के चारों ओर स्थित वृत्ताकार पथ क्या कहलाती हैं? कक्षाएं। इनमें ही इलेक्ट्रॉन। ओके, अब देखिए 1 मिनट। प्रत्येक कक्षा का, प्रत्येक कोष का एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है। ठीक है? सबसे कम ऊर्जा स्तर वाला कोष नाभिक के सबसे समीप तथा सबसे उच्च ऊर्जा स्तर वाला दूर होता है। ऊर्जा के हिसाब से कह रहे हैं नाभिक का आकर्षण अलग है, लेकिन पहला ये कम ऊर्जा, फिर ज्यादा ऊर्जा, फिर ज्यादा ऊर्जा, फिर। अरे क्लियर है? इनके नाम, कक्षाओं के हम नाम देते हैं के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, ऐसा नाम देते हैं। अरे क्लियर है? चलिए, इनके नंबर भी देते हैं हम। एन, एन का 2 है, 3 में 3 है, एन नंबर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब मेन आते हैं अपन इन पर। अब देखो आप यहां ये देखे, ये कक्षाएं हैं। क्या है ये?
पहली कक्षा का नाम क्या है? के, अगली का एल, अगली का हम ऐसा कह सकते हैं ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, अगली चौथी कक्षा है, अगली पांचवी। ओके, हम के एल एम एन न कह करके अगर हम ऐसा कहते हैं, देखे, चाहे आप ऐसा कह लें कि नाभिक में ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, और चाहे कह दो कि ये के है, ये एल है, ये एम है, ये एन है। सही है? नहीं आ रही बात समझ? अरे क्लियर है? अब बात आती है कि किन कक्षाओं में कक्षक कितने होते हैं। तो याद रखिए, ये भी सरल है, ये बिल्कुल सरल है। पहली कक्षा में केवल एक कक्षक होता है। नहीं आ रही बात समझ? देखें, अब कक्षकों के नाम भी हैं, एस पी डी एफ। देखो जरा, एस पी डी, देखो अगला आएगा, देखो एफ, ई नहीं होता, फिर आगे होता है जी, हालांकि इसकी आवश्यकता हम पड़ती नहीं है ज्यादातर। ठीक है, अब आप देखो जरा, बहुत ध्यान से देखना, कक्षक यानी कमरे, ये हो गई कक्षाएं। कक्षाएं कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6 7, ऐसी कक्षाएं। पहली कक्षा में एक ही कक्षक रहेगा जिसका नाम है एस। क्या नाम है? ओके, पहली कक्षा, चूंकि कक्षा नंबर 1 है तो कक्षक भी 1 है। अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ? पहली कक्षा है। अब देखो, इनको भी समझ लो जरा, देखो आप एसपीडी तक समझ लो पहले। एस यानी एक कक्षक, एस में केवल एक ही डिब्बा होता है, एक कक्ष होता है, हाँ या ना? और एक कक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? जितने लोग आर्ट वगैरह से पढ़े हैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। मैंने आपसे ये कहा है कि अगर हम देखें तो ये कक्षाएं हैं, ये नंबर कक्षा है 1, ये नंबर है 2, ये नंबर है 3, आगे जाओगे तो 4, आगे जाओगे तो 5, आगे जाओगे तो 6, और भी आगे। पहली कक्षा में मात्र एक कक्षक रहेगा एस, दूसरी कक्षा में एस भी रहेगा और पी भी रहेगा, तीसरी में एस भी रहेगा, पी भी रहेगा, डी भी रहेगा। नहीं आ रही बात? आ रही है? पक्का? और आगे एस टी डी एफ। क्लियर है? एस पी डी एफ। पक्का? अब देखो, ये जो एस है, एस में मात्र एक कक्ष होता है, जबकि पी में कक्ष होते हैं 3। कितने? और हर कक्ष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी पी कक्ष में कुल मिलाकर के 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। डी में होते हैं 5 कक्षक। कितने? 5 कमरे। बढ़ा दो, 1 3 5, एफ आओगे तो 7, जी आओगे तो 9, आगे 11, आगे 13। नहीं आ रही बात? एस में 1, पी में 3, डी में 5, ओके, और आगे। क्लियर है? अरे क्लियर है? अब कोई ने हमसे कहा कि बताइए पहली कक्षा में कुल कितने कक्षक हैं? हम कहेंगे 1। कितने हैं? नहीं है? दूसरी बात, किसी ने हमसे कहा दूसरी कक्षा में कितने हैं? हमने कहा कक्षक 2 हैं। कक्षक कितने हैं?
अरे क्लियर है? एस और पी, एस और पक्का। देखना दूसरी कक्षा में कक्षक 2 हैं, कक्षक कितने हैं? अरे क्लियर है? कौन कौन? एस और पी। लेकिन अगर उन्हीं कक्षक की बात की जाए तो अब देखिए जरा उनके अंदर उपकोष एस और पी, एस का डिब्बा 1, पी के 3, कुल मिला के डिब्बे हो गए 4। नहीं आ रही बात? नहीं हो गई? अरे हो गई है। अब फिर वही बात, कोई कहे तीसरी कक्षा में उपकोष कितने, हम कहेंगे तीसरी कक्षा में 3। कौन कौन? एस पी डी, एस पी डी। अब उन्होंने कहा तो बताओ तीसरी कक्षा में कक्षक कितने रहेंगे, हम कहेंगे एस का 1, पी के 3 और डी के 5, 5 3 8 और 1। नहीं आ रही बात? ये कई बार डी परीक्षाओं में आ जाता है। अब कोई ने हमसे कहा चौथी कक्षा में, कौन सी कक्षा? हमें आवाज नहीं आ रही है। अरे क्लियर है? चौथी कक्षा में हम कहेंगे एस पी डी एफ है, एस पी डी एफ। एस का 1, पी के 3, डी के कितने? 5, एफ के बोले यार 7, 7 5 12, 3 और 1। देखो ये टाइप 16, 1 और 6 लग गया, ये टाइपिंग मिस्टेक है। 1 3 5 7। नहीं आ रही बात? तो ये कक्षा की संख्या हो गई। अब हर एक डिब्बे में, अब डिब्बे हो गए 16, डिब्बे हो गए, और हर एक डिब्बे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे कोई कहते पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, रुक जाइए अब देखिए पूरा नक्शा। कोई इलेक्ट्रॉन, कोई परमाणु है, उसमें एक कक्षा है, एक कक्षा है तो मात्र उपकोष है एस। उपकोष कितना है? जब उपकोष केवल एस है तो कक्षक भी उसमें कितना है? 1। तो 1 के में डबल आएगा सो 2, यानी पहली कक्षा में फाइनल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। लेकिन किसी ने कहा कि नहीं, एक परमाणु है उसमें 2 कक्षाएं हैं। कितनी हैं? अब 2 कक्षाएं, केवल दूसरी का टारगेट लगाएं अपन। अब देखना ये पहली कक्षा और ये दूसरी, दूसरी में एस भी है और पी। इसमें 1 कक्षक है, इसमें 3 है, 3 और 1 4, 4 कक्षक के 4 दूने 8, 8 इलेक्ट्रॉन तो केवल यहां हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहां है, नहीं थे? यानी इस परमाणु में कुल मिलाकर के 3 कक्षाएं, 10 इलेक्ट्रॉन। नहीं आ रही बात? सुन आ रही है? कोई ने हमसे कहा नहीं 3 कक्षाएं हैं। कितनी कक्षाएं? नहीं है? अरे है, क्या कहेंगे? एस पी डी 2, ये तो 1 कक्षक, 3 कक्षक, 5 कक्षक, 5 3 8 और 1 9, 9 दूनी 18। तो यहां इलेक्ट्रॉन 18। कितने? 2 8 18। मैंने रटाया नहीं आपको 2 8 18। आप केमिस्ट्री क्लास पढ़ रहे होते, जो लोग पढ़े हैं उनके टीचर ने यही रटाया, 2 8 18 रटाया था। मैं ये कहता हूं कि आपके यहाँ पर एस कक्षक है, या एस और पी है, या एस पी डी है। अरे क्लियर है? और चौथी कक्षा में एस पी डी एफ है। नहीं आ रही बात? समझ? 1 कक्षक, 3 कक्षक, 5 कक्षक, 7 5 12 3 15 और 1 16 दूनी। तो यहां 32 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? अरे क्लियर है? फिर 5वीं कक्षा में फिर एसपीडीएफ है, ज्यादा नहीं, एसपीडीएफ। अभी हुंड का नियम बताएंगे हम आपको, तो आपको इससे ज्यादा नहीं काउंट करना है। भले हमने यहां पर लिख दिया है सारी चीजें, तो क्या आपको एक बात समझ में आ गई? एस एक उपकोष है, एस एक उपकोष है, एक
कक्षक, पी भी एक उपकोष है 3 कक्षक, डी एक उपकोष है 5 कक्षक। आरे क्लियर है? अब देखो, जैसे दूसरी कक्षा में ये मान के चलो हमने पी बनाया, अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है, तो कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 1 2 3 4 ऐसे भरेंगे, या फिर हम ऐसे भरेंगे, पहले 1 2 3 फिर 4 5 6 ऐसे भरेंगे। यही बताया हमें आफबाउ और होंड। आफबाउ और, अरे क्लियर है? आफबाउ नामक वैज्ञानिक ने बताया कि भैया पहले जो इलेक्ट्रॉन आएगा, जैसे आपके पास 50 इलेक्ट्रॉन है, तो आप पहले कम ऊर्जा स्तर, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, यानी कम ऊर्जा स्तर से आप अधिक ऊर्जा स्तर की ओर इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ये किसने बताया? आवाज नहीं आ रही है? ये आफबाउ ने बताया कि इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर। ओके। और होंड ने बताया कि भैया एक ही कक्ष में आप बहुल नहीं कर दोगे, ज्यादा नहीं कर दोगे, बहुत नहीं कर दोगे, यानी डायरेक्ट जाते ही साथ डबल नहीं कर दोगे। पहले सारे उपकोष जो हैं वो भर जाना चाहिए, तब जाकर के आगे से डबल करना शुरू करोगे। ये कहलाया होंड का बहुलता नियम। यानी एक ही में आप पहले से जल्दी नहीं भर दोगे। जो पी में आप ऐसा नहीं कि एक भरा, 2 भरा, पहले में डबल कर दिए, बाकी में कम पड़ गए। नहीं, पहले एक एक डालो, फिर एक्स्ट्रा हो तो ठीक। चलिए देखते हैं अपन इस चीज को। अब उपकोष को कैसे नापेंगे हम कि कौन सा उपकोष कम ऊर्जा स्तर का है? देखो, उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश क्रम निम्न ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर की ओर होता है। सही है? ये किसका नियम है? ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आगे, अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा स्तर, फिर अधिक, और इसके पश्चात अधिक ऊर्जा स्तर वाले कोषों में जाते जाएंगे। उपकोषों अथवा, देखो जरा, उसने बताया कि कौन सा उपकोष ऊर्जा स्तर कम होगा, ज्यादा होगा, कैसा होगा, तो ये आपको ऐसा याद नहीं रह पाएगा। इसको हम बताते हैं ऐसे नक्शे से। आपको करना क्या है? आपको एक काम करना है, जैसे आपको याद है पहली कक्षा में केवल क्या था? एस। क्या था? आपने यहां लिख लिया एस, फर्स्ट एस। फर्स्ट एस का मतलब है पहली कक्षा का एस, पहली कक्षा का। 2s 2p का मतलब क्या है? दूसरी कक्षा का एस। हाँ है ना? अब देखो आप इसी चीज को, देखिए हमने लिखा फर्स्ट एस, पहली कक्षा कंप्लीट, 2s 2p, ठीक, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d, 4f। अब f से ज्यादा नहीं आना। फिर एक बार 5s 5p 5d 5f। अब घटते क्रम में चालू कर देना। पहले बढ़ाया है, कहां तक गए? f तक। कहां तक गए? अब f के बाद घटाना, 6s 6p 6d, फिर 7s 7p, फिर 8s। नहीं आ रही बात? अब एक काम करना, ये देखें, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा के बाद 2 डंडे हो गए। जब ये भर जाएगा तो जाएगा 2p, यानी 2p के बाद 3s। अब अगला डंडा देखो जरा, एक एक काटा, ये 2 2, तो ये 2 2 काट दो, एक एक काटा, 2 2 काटे,
3s के बाद 3s के बाद 4s में जाएगा, ना कि 3d में। 3d में नहीं जाएगा, काय में जाएगा? अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? एक एस काटा, एक डंडे से एक डंडा काटा, 2 से 2 काटे, अब ये 3 से 3 काटे, यानी अब 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p के बाद क्या 5s के बाद क्लियर है? चलो देख लेते हैं। ये देखो आप, एक से एक कटा, देखो ये आया, फिर ऐसा एक्चुअली किया गया है। देखो लाल डंडियां देखो आप, केवल लाल, एक काटा, एक काटा, 2 काटे, 2 काटे, 3 काटे, 4 काटे, 4 काटे, आगे चला जाएगा। ठीक है? अब देखे यहां पर हमने कहा एस के बाद 2s के बाद यहां चले जाओ, के बाद यहीं से शुरू हो जाओ, के बाद यहीं से शुरू हो जाओ, के बाद यहीं से शुरू हो जाओ। ये 1 नंबर का क्वेश्चन लोग कहते हैं बहुत कठिन आया। वो ये कहते हैं बताइए इसके बाद किसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा? तो आप एक नक्शा बना के जरा देख लो, 1s 2s 2p 3s 3p 3d। हम चाय पी करके आ रहे हैं, जब तक आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या आपको s p d f कक्षक समझ में आए हैं? क्योंकि आगे धातु अधातु आएंगे और वहां कहा जाएगा एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व। जितने में बेटा पन्ना पलट रहे हो ना रोते रोते, उतने में लिख जाता। कंपटीशन की तैयारी कर रहे, कहीं की मुनीमगिरी कर रहे। आप ये बताइए आपको एसपीडीएफ कक्षक समझ में आ गए? मैंने इसलिए इनको समझाया, आगे टॉपिक आएगा जब आवर्त सारणी में उठाएंगे कि एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, यानी वहां मीनिंग ये होगा कि जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में है वो एस ब्लॉक के तत्व, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में है वो, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में है वो। अरे क्लियर है? ठीक है। तो अधिकतम देखिए हमने हुंड का बहुलता नियम बता दिया कि किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन तभी डबल होंगे जब सब कक्षक पूरा भर चुका होगा। जैसे आपने कहा एफ में कितने थे? 7, 7 में दूनी 14 करना है तो पहले तो एक एक जाएगा, फिर एक्स्ट्रा बचेंगे तो डबल डबल जाएंगे। ओके चलिए, ये मैंने आपको बता दिया, कोई स्पेशल आपको बहुत डीप नहीं आना था।
अब देखें हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम सही है। क्या कहा गया? जर्मन वैज्ञानिक हुंड ने प्रतिपादित किया परमाणु के किसी कोष के किसी कक्षक में तब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते जब तक कि उसके सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर दिया जाए। ये पढ़ चुके हैं, डबल टाइप हो गया। परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान नहीं पढ़ा? चलो देखो, द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, धन, ये हो गया। अब आते हैं समस्थानिक। अब देखो समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिक कहलाते हैं आइसोटोप, ये ज्यादातर पढ़े जाते हैं। अब समस्थानिक हैं क्या? समस्थान यानी जिनका आवर्त सारणी में स्थान माने क्रमांक यानी सीट। जैसे मान लीजिए इस कक्षा में हर लड़का लड़की अपने आप में एक तत्व है और हर लड़के का एक या लड़की का एक क्रमांक है। जैसे हमने कहा था सोडियम का 11, सोडियम का, अरे क्लियर है? यानी 11 नंबर सीट आपकी है और वो काय के आधार पर है? प्रोटॉनों के। काय के आधार पर है? तो प्रोटॉन 11, किसी के 12, किसी के 13, किसी के 14, तो उसके अनुसार आवर्त सारणी में उसको सीट मिली। 11 नंबर सीट, 12 नंबर सीट, 13 नंबर सीट, 14 नंबर सीट। अरे क्लियर है? अब देखे सीट किसके अनुसार मिली? परमाणु क्रमांक के अनुसार माने प्रोटॉनों के अनुसार। अब उसे ऐसे परमाणु देखो जिनका स्थान एक ही हो। स्थान कब एक ही होगा? जब उनका परमाणु क्रमांक एक ही होगा। परमाणु क्रमांक, अब परमाणु क्रमांक कब एक होगा? जब उनके प्रोटॉनों की संख्या समान होगी। भाई तुम्हारे भी 11, हमारे भी 11, ओके, लेकिन परमाणु भार अलग अलग होगा। नहीं आ रही बात? परमाणु क्रमांक बराबर हैं, परमाणु क्रमांक क्लियर है? जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। चूंकि इन सब में प्रोटॉन एक, दूसरे वाले में भी एक, तीसरे वाले में भी एक। अब प्रोटॉनों के अनुसार जब प्रोटॉन एक एक एक, तो तीनों का परमाणु क्रमांक भी एक, तो वो जाकर के हाइड्रोजन के साथ ही बैठेंगे, हाइड्रोजन के रिश्तेदार कहलाएंगे। तो इनमें प्रोटॉन एक है, दूसरे वाले में भी एक है, तीसरे वाले में भी एक है। लेकिन इन तीनों के परमाणु द्रव्यमान कैसे हैं? अलग अलग हैं। नहीं आ रही बात? सुन, तो इन्हें कहते हैं आइसोटोप, जिनके परमाणु क्रमांक एक से है, यानी प्रोटॉनों की संख्या एक सी है लेकिन द्रव्यमान भिन्न है। नहीं आ रही बात? ओके। और याद रखिए मात्र हाइड्रोजन ऐसा तत्व है जिसके आइसोटोप हैं और नाम अलग अलग हैं। बाकी तत्वों के आइसोटोप तो होते हैं लेकिन उनके नाम अलग अलग नहीं होते। नहीं आ रही बात? सुन, उनके आइसोटोप तो होते हैं, जैसे ये यूरेनियम के होते हैं, लेकिन यूरेनियम के यूरेनियम ही कहलाते हैं। दूसरी चीज के होते हैं तो कार्बन के आइसोटोप होते हैं तो कार्बन कहलाते हैं। लेकिन हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, उनके नाम बिल्कुल डिफरेंट, अलग अलग हैं, हाइड्रोजन से इतर हैं, अलग हैं। एक का नाम प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। नहीं आ रही बात? तो आपको क्या आइसोटोप समझ में आ गए? एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक, उदाहरण प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने के कारण, ठीक, समभारिक। अब जैसा नाम आ गया समभारिक, भार कैसे हैं? समान, भार समान है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न। ओके, देखें समभारिक कहलाते हैं द्रव्यमान संख्या समान होने के कारण समस्थानिक तत्वों की भौतिक गुणों के समान होते हैं। जैसे आर्गन, अब देखना जरा, ये अलग है, ये आर्गन है? इसका परमाणु क्रमांक क्या है? 18। ये क्रिप्टॉन है, परमाणु क्रमांक क्या है? 19। अगर ये 18 होता, ये भी 18 होता, तो हम कहते आइसोटोप।
क्या कहते? हाँ या ना? लेकिन भार इसका कितना? इसका कितना? कहेंगे समभारिक। ये कैल्शियम है, देखो कैल्शियम का भी 40, परमाणु क्रमांक क्या है? 20। तो ये अलग है, क्रमांक अलग है, क्रमांक अलग है, क्रमांक अलग है, लेकिन भार 40 40 40। क्या कहलाएगा? समभारिक। क्या कहलाएगा? ओके, कोई डाउट है? सम न्यूट्रॉनिक, जैसा इसका नाम है सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉनों की संख्या समान। कुछ ज्यादा इससे पूछा नहीं जाता, छोड़ दीजिए इसको जी। कोई डाउट? उसको छोड़ दीजिए। कुछ तत्वों के समस्थानिक, समस्थानिक की बात कर रहे हैं। ये मक्खियां आ जाती हैं पढ़ने के लिए, वो डिस्टरबेंस कर दी। देखो अब ये पढ़ रही है, समस्थानिक पढ़ना है इसको। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, देखो एक 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 है। कार्बन देखो, यहां देखो कार्बन 6 6 6 6। अब देखना जरा, यहां पर 6 6 6 6 है, क्रमांक बराबर है, यानी आइसोटोप। देखो द्रव्यमान 8 9 10 22, सही है। अगर ये अलग अलग होते और ये समान होते तो हम क्या कहते? देखो अब यहां पर देखना, मात्र हाइड्रोजन ऐसा है जिसके नाम अलग अलग आए। बाकी देखो क्रमांक बस बदलेंगे, लेकिन कार्बन का कार्बन 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 नहीं है। अरे है, देखो और देख लेते हैं। देखो नाइट्रोजन 7 7 7, भार बदलता जा रहा। ऑक्सीजन देखो, क्लोरीन, टाइटेनियम, आयरन। तो समस्थानिक बहुत सारे हैं। कई लोगों के समस्थानिक दो, यूरेनियम। अब देखना चाहिए, यूरेनियम 92 92 92 समस्थानिक। उभार देखो 32 33 35 38 नहीं है। तो अब देखो ये भार अलग अलग हैं। देखो हाइड्रोजन मात्र ऐसा तत्व जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न है। पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा आइसोटोप पाए गए हैं। ओके, और यहां पर आपकी एक स्लाइड यानी पहला टॉपिक टोटल खत्म। अब आप मुझे 2 मिनट के अंदर ये बता दीजिए कि मैंने आपको परमाणु क्रमांक, सॉरी परमाणु से लेकर के अणु से लेकर के चीजें बताई हैं, ईमानदारी से बताइए कि आपको समझ में आई कि नहीं। और एक बात, एक डायलॉग और छोड़ दीजिए, वो क्या है? हम कहते हैं कि क्यों समझ में आया कि नहीं, तो खास तौर पर ज्यादातर लड़के लड़कियां कहते हैं सर घर में जाएंगे, देखेंगे, चेक करेंगे समझ में आया या नहीं आया। दुनिया में एक बात याद रखिएगा, आपने भोजन किया, हम आपसे कहें पेट भर गया, आप कहेंगे हम घर जाएंगे, देखेंगे भूख लगी कि नहीं। अगर घर में जाकर खाना नहीं खाया गया मतलब हम पेट भर गया है, ये कहता कोई? ये एक एहसास है। कोई चीज समझ में आती है तो हमारा तुरंत माइंड बता देता है कि ये क्लियर है, और यदि क्लियर नहीं है तो बता देता है ये बात हमें समझ में। और एक बात, आपका माइंड आपकी कमांड के अनुसार काम करता है, यानी आप जैसा उसका यूज करेंगे। अगर आप उससे कहते हैं कि देन एंड देयर हमें ये चीज सेव करना है, सर ने वहां पढ़ाई, यहां हमें याद हो गई, ये कॉन्फिडेंस है, तो याद रखिए आपको वो सारी चीजें याद है। और अगर आपके अंदर ये एक भावना है कि यार अभी नहीं हुई याद, कब पता याद है कि नहीं, याद रखिएगा हमने आपसे ये नहीं कहा कि तुमने जैसा पढ़ा लिख के दे दो। लिखने कहा क्या? हमने तो ये कहा कि अगर यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो बनेंगे। जवाब तगड़ा दीजिए। बिल्कुल बनेंगे। याद रखिए सारी चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल फीड हो चुकी हैं, बस कॉन्फिडेंस की देरी है, आपको वो चीजें याद हैं या नहीं। अब याद तो है, फिर एक लाइन आ गई, याद है या नहीं। जैसे हमने घर में पुस्तकें रख दी, रखी तो घर में है, दिमाग में रखी है, अब वो किस अलमारी में रखी हमें कॉन्फिडेंस नहीं कि हमने कहां रखी थी। वो कॉन्फिडेंस आपको लाना है। आपने एक बात देखी होगी, मेरे सारे स्टूडेंट बैठे हैं, आपने एक बात देखी होगी, अदर क्लासेस आप जाओगे, मैथ्स पढ़ाने वाला अलग आएगा, रीजनिंग पढ़ाने वाला अलग आएगा, जीके पढ़ाने वाला आपको अलग आएगा। आता है?
आपने एक बात देखी होगी, जैसे हम आते हैं तो हम ही आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, हम ही रीजनिंग पढ़ाते हैं, हम ही साइंस पढ़ाते हैं, अंग्रेजी छोड़ करके सारे विषय आपको हम ही पढ़ाते हैं या आगे पढ़ाएंगे। आपने एक चीज और देखी होगी, अगर आपका मैथ्स का पीरियड रहता है तो आपके पास प्रिंट आउट रहता है, मेरे पास तो प्रिंट आउट भी नहीं रहता। सीधा क्लिक किया, अगला सवाल कौन सा आ जाएगा पता नहीं रहता। सही है। अभी आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, पिछले अभी फिजिक्स पढ़ा रहे थे, आगे ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, हमें खुद पता नहीं रहता कि अगला टॉपिक क्या आ जाए। लेकिन यदि आपको भरोसा है कि हाँ यार हमने स्टडी करी थी और हमें मालूम है कि अगर ये टॉपिक आया तो हमें याद है, सब कुछ याद है हमें, और अगर भरोसा है तो ना आपको किताब देखने की जरूरत है, ना आपको कॉपी करने की जरूरत है, ना चोरी करने की जरूरत है। आपको भरोसा नहीं है तो हर बार कॉपी देखो, हर बार लाइन मिलाओ। आप अदर टीचर और देख लीजिएगा, वो क्या करते, पहले स्लाइड ले आते हैं फिर पेन फेरते हैं। है कुछ नहीं, मात्र उनका कॉन्फिडेंस लो है। और अपने यहां क्या होता, आप कोई स्लाइड देख लीजिए, चाहे फिजिक्स पढ़ी हो आपने, केमिस्ट्री पढ़ी हो, आप स्लाइड कब चलती, बाद में। अपन पहले क्या कंप्लीट कर लेते हैं, अपना काम। ठीक है। तो याद रखिएगा, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके अंदर ये भाव नहीं आना चाहिए कि हम घर जाकर पता करेंगे कि हमें याद है या नहीं। यही पता होना चाहिए कि हमें याद है। ओके, चलिए। और कल हमें ये होमवर्क में चाहिए, 4 लेक्चर के बाद आपका केमिस्ट्री का टेस्ट होगा, फिजिक्स का हुआ था, और अब की बार क्वेश्चन आएंगे 300 से ज्यादा। अभी आए थे लगभग 200, अब आएंगे 300 से। क्लियर है। चलिए तैयारी बेहतर रखिएगा। चलिए ये खत्म हो गया, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, ये देखें, अब इनमें से ज्यादातर मटेरियल आपको पता है। अब आप कहेंगे सर कैसे पता है, बताते हैं हम, आप बताइएगा पता है या नहीं। पदार्थ की भौतिक अवस्था, ठोस, द्रव, नहीं पता। आयतन और घनत्व पता है। अणु पास में है, घनत्व, अणु दूर दूर है, आयतन ज्यादा। सही है। जोर से बंधे हैं, ठोस है, कमजोर बंधे हैं और कमजोर हो गए हैं। ओके, नहीं पता है। ओके। और एक चौथी अवस्था और पाई जाती है, जब और गैस को भी ज्यादा हीट कर दिया जाए, गैस को भी ज्यादा हीट कर दिया जाए तो अवस्था कहलाती प्लाज्मा। क्या कहलाती? हालांकि प्लाज्मा अवस्था गैसीय अवस्था में ही आती है, लेकिन अगर कभी पेपर में पूछ लिया जाए तो हमने आपको बता दिया। परमाणु से मिलकर अणु बनता है, अणु से मिलकर पदार्थ बनता है। किसी पदार्थ के अणुओं के बीच उपस्थित अंतर अणु एवं उनके बीच लगने वाले, अब ये वर्ड आया अंतर अणुक स्थान, ये एक अणु है, ये एक अणु है, ये चिपका हुआ है, इनके बीच कोई गैप, गैप यानी स्थान, कोई स्थान नहीं, ठोस है, थोड़ा स्थान है, बहुत बड़ा स्थान है। ओके, नहीं आ रही बात समझ में? तो अंतर अणुक स्थान यानी अंतर प्लस फोर्स, बल कितना है देखो। अरे यार, भौतिक अवस्था के आधार पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। एक एक्स्ट्रा प्लाज्मा। अब देखो ये जो मैं आपको बताने वाला था, ये ठोस है, देखो इसके अणु बिल्कुल देखो बंधे हैं, देखो आपने हीट दी, हीट दी लिक्विड, देखो थोड़ा अंतर आ गया, बॉन्ड टूट गए, और हीट दी, आया ना, और हीट दी। अरे क्लियर है, पता था आपको। अगर आपका पहला लेक्चर स्ट्रॉन्ग है तो आपका अगला लेक्चर स्ट्रॉन्ग होगा। इसीलिए मैं कहता हूं चाहे मैथ्स हो या जीके हो, आप पिछला होमवर्क करके हमेशा लाइए। ओके, देखते हैं आगे, देखते हैं ठोस अवस्था। अब ये घिसा पिटा हो गया, आकार एवं आयतन निश्चित है, संपीड़ित, संपीड़ित यानी उसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ठोस को आप कंप्रेस। ओके,
अंतरणुक बल बिल्कुल कम है, क्रम नहीं बेटा, कम। आकर्षण बल बहुत ज्यादा है। द्रव, आकार निश्चित, आयतन निश्चित, कहां फैल गया? एक्चुअली गलत लिख गया, ये गलत टाइप हो गया। आयतन निश्चित है, आकार अनिश्चित, सॉरी सही है, अनिश्चित मैंने निश्चित पढ़ लिया था, सॉरी सही है। आकार अनिश्चित, गिलास में डाल दो गिलास के आकार का, कटोरी में डाल दो कटोरी के आकार का, लेकिन आयतन, आयतन क्या कहलाता? अणुओं का स्थान। चूंकि इनमें अणु जितने दूर दूर हैं उतने ही रहेंगे, तो ना इनका घनत्व तो डिस्टर्ब होगा ना आयतन। ठीक, ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, अणुओं के मध्य आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। गैस, आकार भी अनिश्चित, आयतन भी अनिश्चित, आयतन भी अनिश्चित, ये गलत टाइप है। आयतन भी अनिश्चित, न जाने कहां फैलने, पता चला ट्यूब में बन जाए तो आयतन इतना सा, वो खुले कमरे में छोड़ दो सो आयतन इतना बड़ा। नहीं आ रही बात समझ? गैसों का कोई आकार भी नहीं होता और आयतन भी निश्चित नहीं होता। ठीक है, ये थोड़ा नोट्स में भी सुधार लेना यार, प्रिंट लग गया है नोट्स में, ये सुधार लेना जब आपके हाथ में आए। अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत कम होता है। प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा गैसों की आयनीकृत अवस्था है। अब देखो फिर वही बात, आयनीकृत माने आयन, आयन बन गए, आयन समझ गए ना? या तो डोनेट करना या ग्रहण करना। देखें, आयनीकृत जिसमें धनावेशित आयनों और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। प्लाज्मा अवस्था गैसें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से अत्यधिक प्रभावित होती हैं। द्रव्य की भौतिक अवस्था में परिवर्तन, परिवर्तन कैसे होता है? फिजिक्स में पढ़ चुके। कोई चीज आपके पास ठोस है, क्या है? आपने हीट दी, क्या दी? याद है? ठोस को आपने हीट दी, इतनी हीट दी कि वो गल गई, वो टेम्परेचर कहलाएगा गलनांक। क्या कहलाएगा? मेल्टिंग पॉइंट। याद है? द्रव बन गया, द्रव को ठंडा किया, ठोस बन गया। फ्रीजिंग पॉइंट, यानी मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट लगभग एक से। द्रव है, गर्म किया, क्या बन गया? बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथन। उल्टा, अगर हम इसे भाप को ठंडा करें और क्या बना दें? पानी, तो ये द्रवणांक हो गया, नहीं हो गया? चलिए देखते हैं जरा। ताप, दाब, ऊर्जा आदि बाह्य बलों के प्रभाव से द्रव की सभी अवस्था में परिवर्तन संभव। द्रव की अवस्था परिवर्तन की 6 प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे गलन, नहीं पढ़ा? ईमानदारी बता ना। वह ताप किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन, कोई ठोस पदार्थ जिस ताप पर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे उसका गलनांक कहते हैं। सुने जरा, ये सारा का सारा इधर उधर आएगा। हमने तो कहा गलनांक गल गया, जिस टेम्परेचर पर जम गया सो फ्रीजिंग पॉइंट, यानी हिमांक, फिर क्वथनांक, फिर द्रवण, आया ना? अच्छा, दूसरी बात, पानी भाप बना तो वाष्पीकरण, क्या? भाप पानी बनी तो संघनन। याद आया? सारी चीजें पढ़ाई थी, नहीं पढ़ाई थी? देखो आप, गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन, यह वाष्पीकरण का विपरीत होता है। वायु में उपस्थित जल वाष्प का जल बिंदुओं के रूप में परिवर्तित होकर संघनन का उदाहरण। जिस ताप पर उबलने लगता है, अर्थात गैसीय अवस्था में परिवर्तन होने लगता है, वह ताप क्वथनांक कहलाता है। वाष्पीकरण, देखो वाष्पीकरण और वाष्पन दो चीजें बढ़ाई थी। जब क्वथनांक पर वाष्प बने तो वाष्पीकरण, क्वथनांक से कम पर वाष्प बन जाए तो वाष्पन। सारी चीजें क्लियर थी? ईमानदारी से बताइए, क्लियर थी? यानी मुझे नहीं लगता कि यहां हिमीकरण, मुझे नहीं लगता कि यहां नहीं पढ़ाया था ठोस से डायरेक्ट। ओके, चलिए, कपूर, आयोडीन, है ना, ये आयन निक्षेपण। देखें, जब किसी पदार्थ का गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन किए बिना सीधे ठोस में परिवर्तित किया जाता है, यानी ऊर्ध्वपातन का उल्टा। ऊर्ध्वपातन का उल्टा। ऊर्ध्वपातन में क्या कर रहे थे? ओके, ठोस से, और यह क्लियर है?
देखे शीत ऋतु में जल वाष्प का सीधे बर्फ में परिवर्तित हो जाना, यानी हमारे मौसम में आर्द्रता है गैस के रूप में, और इतनी ठंड पड़ी कि ये गैस पानी नहीं बना, सीधा बर्फ जम गया, कोहरा बन गया। अरे क्लियर है? काय का उदाहरण है निक्षेपण, तो ऊर्ध्वपातन का उल्टा। सही है? अरे सही है। चलिए, ये परिवर्तन हो गया आपका। देखिए ये अलग अलग टॉपिक हैं, लेकिन हम चूंकि पढ़ रहे हैं, मैंने आपसे पहले कहा जितने नए सारे बच्चे आए हैं वो भी सुन लें जरा, क्योंकि क्या होता है आप अलग अलग क्लासेस में जाते हैं तो आपका पीरियड बाय पीरियड लगता है कि अभी मैथ्स का पीरियड लग गया, अब जीके का पीरियड लग गया। हम पीरियड बाय पीरियड नहीं पढ़ाएंगे। हम इस बार पॉलिसी, चूंकि हमारे पास मात्र अब 2 महीने बचे हैं, जब हमारा ये बैच चालू हुआ था उस समय हमारे पास 3 महीने थे, अब कितने महीने बचे? हम टारगेट वाइज पढ़ा रहे हैं। आज टारगेट है इतना करना है, आज टारगेट है इतना करना। सही है? और दूसरी बात, मैं कल वाले बच्चों को बता चुका था कि नया बैच जो चालू होगा उसमें मैथ्स 0 से चालू होगी, मैथ्स 0 से और रीजनिंग वहां 0 से, लेकिन जीके हम यहां पढ़ाएंगे। यानी दोनों बैच, चूंकि हमारे पास 2 महीने में हम किसी एक बैच को कंप्लीट नहीं कर सकते, सो आपके दोनों बैच मिला करके एक जगह जीके चलेगा, एक जगह मैथ्स और रीजनिंग चलेगा। टोटल ओवरऑल आपको हम मार्च में बिल्कुल कंप्लीट बना देंगे। तो हमारी राजनीति, हमारी रणनीति कंप्लीट करने की है। अब देखते हैं हम तीसरा टॉपिक, अभी अपने पास समय है। चलिए तीसरा टॉपिक, तैयार हैं आप लोग? बोर तो नहीं हो गए? चलिए तीसरा टॉपिक, आगे बढ़ते हैं। हमने कहा पदार्थ। पदार्थ मुख्यतः, अब देखो इसको हमने 2 भागों में बांट लिया, एक पदार्थ में, एक मिश्रण। एक्चुअली ये इसको हम बाद में कर देंगे, क्योंकि स्लाइड में क्या होता है जगह नहीं होती, तो ये एक्चुअली तत्व और यौगिक में बदल जाएगा। क्योंकि हमने आपको पहले बता चुके पहले लेक्चर में कि अगर परमाणु एक से हैं तो वो तत्व है, और अगर तो भौतिक आधार पर ठोस, द्रव और गैस, और रासायनिक आधार पर तत्व, यौगिक और मिश्रण। ओके? अब देखिए इसको आगे ले जाते हैं। तो हमने सुविधा के अनुसार इसको ऐसा लिख दिया था, पदार्थ, तत्व, अधातु, उपधातु, यौगिक, कार्बनिक, अकार्बनिक। अब देखें मिश्रण, तो मिश्रण है ही, कुछ भी मिला दो मिश्रण बन जाएगा। लेकिन यदि हम अणु के अंदर जाकर देखें, अणु के अंदर जाकर देखें, तो या तो उसके अंदर एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, जैसे ऑक्सीजन में O, कार्बन में केवल C, नाइट्रोजन में NN। अरे क्लियर है? तो ऐसे पदार्थों को हम कहेंगे तत्व। क्या कहेंगे? लेकिन अगर उस परमाणु के अंदर हमने जाकर के देखा और हमने ये पाया कि नहीं, उसमें एक से ज्यादा प्रकार के परमाणु हैं और निश्चित अनुपात में है, उनकी गिनती निश्चित है, एक निश्चित अनुपात है, क्या कहेंगे? हमने अपनी डेफिनेशन के समझाने के हिसाब से इसे बना लिया, जबकि पदार्थ कुल 3 प्रकार की, रासायनिक, तत्व, यौगिक और मिश्रण। हमने यहां इसलिए नहीं कि मिश्रण का कोई ज्यादा क्लासिफिकेशन नहीं है, सो हमने यहां पर केवल 2 टॉपिक लिए, तत्व और यौगिक। ओके? अब तत्व क्या करेगा? एक ही प्रकार के परमाणु हैं तत्व, अगर वो विद्युत का सुचालक है, विद्युत का, पहली बात तो यह है कि इन दोनों में भी डिफाइन कर पाना बड़ा कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि देखो, अगर आप कह रहे हैं कि धातुएं ठोस होती हैं तो पारा जैसी धातु द्रव होती है, नहीं आ रही बात समझ में? अगर आप कह रहे चमकदार होती है तो कई धातुएं ऐसी जो चमकदार नहीं है। लेकिन मोस्टली फिर यह निर्णय किया गया कि ऐसे तत्व, ऐसे जो ऊष्मा के सुचालक, क्या कहा? विद्युत के सुचालक। तीसरा, ठोस अवस्था में पाए जाएं। अपवाद है पारा।
अपवाद क्या है? तो ऐसे तत्व, अब तत्व नाम लिया मैंने, परमाणु है कई प्रकार के। ओके, ऊष्मा के, विद्युत के, ठोस अवस्था में पाए जाएं, आघात सहन कर सकें, ओके, उन्हें क्या कहते हैं? और इनमें एक विशेषता और पाई जाती है कि हमेशा धनायन बनाते हैं, यानी ये हमेशा इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। नहीं आ रही बात? आ रही है? अपवाद पा रहा है, और एक आध दो अपवाद और मिलेंगे जो हम पढ़ाने के दौरान आपको बताएंगे। अब कौन तत्व आए? ऊष्मा के कुचालक, विद्युत के, ये ज्यादातर ये ठोस में भी हो सकते, द्रव में भी हो सकते और गैस में भी हो सकते, तीनों अवस्थाओं में हो सकते, ठोस, द्रव, गैस। ओके, नहीं आ रही बात समझ में? ये मोस्टली, ये ठोस, द्रव, ऊष्मा के कुचालक, विद्युत के, ओके, ये आघात सहन, और ये ज्यादातर ऋणायन बनाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों को लेने की प्रवृत्ति रखते हैं। बिल्कुल हमने आपको रटाया नहीं बताया धातुएं जिनमें विद्युत की सुचाल, एक लाइन रट ली अपन ने, नहीं, एग्जाम देना है और एक बार में क्लियर हो जाना चाहिए कि धातुएं सुचालक, विद्युत सुचालक, ऊष्मा सुचालक, धनायन बनाती हैं, ठोस होती हैं, ये कुचालक, ठोस, द्रव, गैस, और ये उपधातु, जो इनके और इनके बीच के गुण ना फाइनली धातु ही जैसी हैं ना फाइनली, ओके, उन्हें क्या कहेंगे? एक बात, यौगिक। अब यौगिक तो अपन समझ गए, यौगिक अपन समझ गए कि कोई भी चीज जो दूसरी परमाणुओं से मिलकर बनी है यौगिक कहलाएगी। जैसे आपने कह दिया, मान के चलिए कैल्शियम कार्बोनेट, NaHCO3, कैल्शियम, सॉरी, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम के कार्बोनेट, तो कुछ भी कर दें हम, तो यहां पर कोई धातु मिला दी, कोई अधातु मिला दी, ठीक है? तो हमने क्या किया कि यहां पर ये चीजें से हमने किया पानी, H2O, ये भी क्या है? एक यौगिक। लेकिन हमने इनको दो श्रेणियों में बांट दिया, एक जिनमें कार्बन उपस्थित था कार्बनिक, जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं है वो अकार्बनिक, बस इतना। नहीं आ रही बात समझ? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्रण, अब देखो, सुन लीजिए पहले ध्यान से। मिश्रण किन्हीं भी पदार्थों को आपस में किसी भी अनुपात में मिला दो, ठोस में ठोस को मिला दो, मिश्रण। नहीं आ रही बात समझ? पानी में गैस को मिला दो, गैस में पानी को मिला दो, द्रव में द्रव को मिला दो, सीधी बात, जिनकी क्वांटिटी निश्चित ना हो, मिश्रण। तुमने गेहूं में कंकड़ मिला दिए, ठोस में ठोस। आप जो पानी पे जो आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, आपने पानी में गैस मिला, मिश्रण। क्लियर है? आप देखेंगे हवा, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। अब इस कमरे में किसकी मात्रा कैसी है नहीं मालूम, धूल के कण भी हैं, यानी वायु एक मिश्रण। तो वायु एक गैस में लगी, सो गैसों का मिश्रण। नहीं आ रही बात समझ? आपने पानी का एक गिलास लिया, उसमें नींबू निचोड़ दिया, वो भी एक मिश्रण। द्रव में द्रव आया ना? अरे क्लियर है? बाहर चले जाओ, कोहरा है, कोहरा होता ठोस, ठोस छोटा सा बर्फ जम जाए तो कोहरा कहलाता है, वायु में ठोस। नहीं आ रही बात समझ? धुआं क्या है? वायु में ठोस, धुआं के कण ठोस होते हैं, वायु है तो गैस में ठोस, अभी बताएंगे लाइन टू लाइन। लेकिन मिश्रण कुछ भी हो सकता है, ठोस में ठोस मिला दो, ठोस में द्रव मिला दो, द्रव में गैस मिला दो, जो बिना अनुपात के कुछ भी मिला दो, क्या है? अरे क्लियर है? अब देखे, कुछ भी मिला दो तो मिश्रण है। लेकिन दो प्रकार से, जब हम दो चीजों को मिलाएं और उन चीजों को हम अणुओं को देख ना सकें, इतने घुल जाएं वो, जैसे पानी में शक्कर मिला दो, एक बार पूरी घुलने के बाद हम कहें बताओ शक्कर कहां है, बता पाओगे?
पानी में नमक मिला दूं, लेकिन पानी में रेत मिला दूं, बता दोगे? क्योंकि पानी में रेत घुलेगी नहीं। पानी में चाक मिला दो, पानी में लकड़ी की भूरन मिला दो, सब में दिखेगी आपको, नहीं दिखेगी? अरे क्लियर है? तो जो कंप्लीटली मिल जाए, बिल्कुल विलेय और विलायक। अब विलेय विलायक क्या नाम लिया हमने? विलायक। अब देखो, जब लिक्विड से लिक्विड की बात हो तो यहां पर विलेय और विलायक शब्द इस्तेमाल करते हैं। जो घोल लेता है वो विलायक है, जो घुल जाता है वो विलेय है। अगर दोनों अच्छे से मिल गए, कंप्लीट सामांगी, बिल्कुल कुछ नहीं दिखेगा। और नहीं मिले कंप्लीटली, ठीक? जैसे दूध, दूध भी एक सामांगी मिश्रण नहीं है, क्योंकि दूध में अगर आप देखोगे तो मक्खन, क्रीम के कण, अगर आप उसमें उंगली डालोगे तो छप कर ऊपर आ जाएंगे, कंप्लीटली मिक्स नहीं है, तो हम उसे सामांगी नहीं कहेंगे। हम क्या कहेंगे? विस्मांगी। क्या कहेंगे? अरे क्लियर है? तो एक सामांगी है और एक विस्मांगी। भी कितना विस्मांगी है? दो पदार्थों को हमने घोला, उनमें से दोनों पदार्थों में जो घोला गया वो बहुत बड़ा आकार का है, बहुत इतना बड़ा है कि छोड़ दो तो बैठ जाए, इतना बड़ा है। हम कहेंगे ये निलंबन है। क्या है? ये विलयन तो है, लेकिन विलयन किस प्रकार का? निलंबन। लेकिन इतना छोटा है, दिख तो अलग रहा है, लेकिन इतना भी भारी नहीं है कि नीचे बैठ, उसे कहेंगे कोलाइड। क्या कहेंगे? तो एक सामांगी है, एक विस्मांगी। विस्मांगी में भी जो भारी है निलंबन है, जो कम भारी है, जैसे दूध खुद अपने आप में एक कोलाइड है, स्याही एक प्रकार की कोलाइड है। पानी में स्याही घोल दो, कंप्लीट नहीं घुलती, लेकिन नीचे बैठती भी नहीं है, कोलाइड है। ओके, बढ़ते हैं आगे। देखें, कहानी क्लियर हो? सब क्लियर है? देखें, सामांगी, विस्मांगी। एक्चुअली ये कंप्यूटर से ये थोड़ा जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक हो जाती है, कंप्यूटर मिस्टेक है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सामांगी में विलयन आते हैं, यहां पर देखो कोलाइड आते हैं और निलंबन आते हैं। नहीं बताया हमने? कोई आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई डाउट है? हम मिश्रण की बात कर रहे हैं, मिश्रण में सामांगी और, अरे क्लियर है? देखिए, ठोस, भैया सामांगी मिश्रण में जरूरी नहीं है कि आप केवल क्या करो, ये देखो ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन। ठोस में ठोस मिला दो, ठोस विलयन हो गया। ओके, अभी मैंने इतनी सारी परिभाषा दी थी। द्रव में गैस मिला दो, गैस में द्रव मिला दो, बताया था। बस कंप्लीटली मिल जाए तो सामांगी, कंप्लीटली ना मिले सो। अब देखो कोलाइडी में देखो जरा, फोम, सोल, पायस और निलंबन। निलंबन इसको देखो, हाइड्रो, ये निलंबन अकेला अपने आप में निलंबन है। देखो, नहीं आ रही बात समझ? फिर बैक जाते हैं। तत्व, यौगिक, मिश्र। तत्व में धात्विक और क्या था? तत्व में धात्विक, अधात्विक और उपधातु। उपधातु की यदि हम रोक लें तो धातु और अधातु। यौगिक में कार्बनिक, अकार्बनिक, हाँ या ना? और यहां पर आ गए अपन का पर मिश्रण में, तो मिश्रण के दो टाइप की हमने क्या, सामांगी और, अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ? आ रही है? चलिए देखते। तत्व समान प्रकार के, माने एक ही प्रकार के परमाणु, नहीं पढ़ाया। 109 तत्वों की खोज हो चुकी है, मुख्यतः प्रकार के उद्धातु, अधातु, उपधातु। चलो कैल्शियम ऑक्सलेट जमा होने के कारण, चलो ये छोड़ो, बाद में देखते हैं, लाइन गलत आ गई वहां पे। दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक बनते हैं, जैसे H2O, हाँ है ना? इनको डिटेल में पढ़ेंगे अपन। यौगिक के गुण अपने घटक, देखो जरा बहुत ध्यान से,
हमने 3 चीजें पढ़ी। हमने पढ़ा तत्व, एक ही प्रकार के परमाणु जैसे लोहे में लोहे जैसे हैं, यौगिक 2 प्रकार के हैं, और मिश्रण, हाँ है ना। अब तत्व तो अपने खुद के गुण प्रदर्शित करेगा ही। अब बात आई मिश्रण की, क्योंकि ये भी मिक्सचर है और ये भी मिक्सचर है। ये निश्चित अनुपात में है, ये अनिश्चित अनुपात में। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है। यौगिक में जब हम 2 चीजें एक निश्चित अनुपात में और निश्चित परिस्थितियों में, माने निश्चित टेम्परेचर, निश्चित दाब, इनमें मिलाते हैं, तब जाकर यौगिक तैयार होते हैं। इन्हें किसी भी टेम्परेचर, किसी भी परिस्थिति, किसी भी अनुपात में मिला दो, मिश्रण तैयार हो जाता है। तीसरी बात क्या है, जब आप मिश्रण बनाते हो तो आप जब नई चीज बनकर तैयार होगी, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में जो सब्जियां आप पकाते हो वो भी एक प्रकार का मिश्रण है। आलू डाला, टमाटर डाला, धनिया डाला, ये डाला, वो डाला, नमक मिर्ची पाउडर सब डाला, क्या है। लेकिन जब आप उसे खाते हो तो हर चीज का स्वाद आता है। यानी उसका जो लोग मिले थे उनका अस्तित्व और उनका स्वभाव जिंदा है। आपने अदरक डाला, स्वाद आएगा, अदरक डालना भूल जाओगे, स्वाद नहीं आएगा। जीरा डाला, स्वाद आएगा, जीरा डालना भूल जाओगे, स्वाद नहीं आएगा। अरे क्लियर है। यानी मिश्रण में जो नया प्रोडक्ट बनता है उसमें उसके अवयवी तत्व यानी जो लोग मिलाए गए हैं उनका अस्तित्व, उनका व्यवहार, उनका स्वभाव जीवित रहता है। लेकिन यहां देखें आप, H2O पानी, हाइड्रोजन दुनिया की सबसे ज्वलनशील गैस है। हाइड्रोजन सबसे ज्यादा ज्वलनशील गैस है और ऑक्सीजन जलने में सहायक है। यानी एक चोर और दूसरा चोर की सहायता करने वाला। लेकिन दोनों मिल जाए तो पुलिस बन गए। कैसे बन गए? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिली तो पानी बन गए। अब आग पर पानी डाल दो, बुझ जाएगी। कहीं हाइड्रोजन मिले और माचिस लगा दो तो भड़क जाएगी। ऑक्सीजन उसके जलने में सहायता करेगी, लेकिन कहीं पानी में लगा के बताओ आग नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि ये यौगिक बनने के बाद इसका स्वभाव बदल गया। सोडियम एक धातु है, क्लोरीन एक अधातु है। इसे खाओगे तो मर जाओगे, इसे खाओगे तो मर जाओगे। लेकिन दोनों के मिलने से बन गया नमक। खूब स्वाद लगा लगा खा रहे। गलत तो नहीं कह रहे? ये NaCl नमक है। अरे क्लियर है? तो हम बहुत सारी चीजें आपको ऐसी बताएंगे कि जहां पर आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये इस स्वभाव के नहीं थे, लेकिन जब इनने नया यौगिक बनाया तो इनका स्वभाव। अरे क्लियर है? मिश्रण आसानी से बन जाते हैं, उनके एलिमेंट्स के स्वभाव जिंदा रहते हैं, इनमें नया स्वभाव बन जाता है। इन्हें निश्चित परिस्थितियों में निश्चित ताप दाब पर बनाया जाता है और एक बार ये बन जाए तो इन्हें मिटाना लगभग असंभव है। ओके, हालांकि लगभग कहा मैंने क्योंकि कुछ मामले ऐसे हैं जहां पर ये मिट भी सकते हैं, वापस जा सकते हैं, कुछ मामले। लेकिन ज्यादातर मामले में इनको अलग, जैसे एक बार पानी बन गया, जैसे आपको हाइड्रोजन दे दी जाए और ऑक्सीजन दे दी जाए तो आप पानी नहीं बना सकते। नहीं तो हर घर में क्या होता, नल नहीं लगवाते आदमी, हाइड्रोजन का सिलेंडर ले आते और ऑक्सीजन, बीच में दोनों के नल लगा लेते, बाल्टी भर जाती। लेकिन नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि सामान्य परिस्थिति पर पानी नहीं बनाया जा सकता। दूसरी बात, अब कोई तुमसे कहते कि तुम्हें कसम है जो पानी अलग अलग करके दिखाओ, हाइड्रोजन अलग करो और ऑक्सीजन अलग कर, तो आप पानी को गर्म तवा पर भी छिटक दोगे तब भी वो भाप बन जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग तो नहीं होगी। यानी आपके बस की बात सामान्य परिस्थिति में पानी बनाना भी नहीं है, वो पानी को मिटाना भी नहीं। ओके, यानी यौगिक ना तो आप सामान्य परिस्थितियों में हर परिस्थिति में बना नहीं सकते, वो बन गए तो मिटा तो बिल्कुल ही नहीं सकते। ओके, क्या आपको ये बात समझ में आई है? चूंकि इनमें एक निश्चित मात्रा में पानी में हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, इसलिए इनके सूत्र होते हैं। इनमें पता होता है कि कौन सा चीज, जैसे मान चलो आपने कहा
NaCl, सोडियम का 1, क्लोरीन का 1। ओके, तो इनके सूत्र बन जाते हैं यौगिकों के। लेकिन चूंकि मिश्रण में पता ही नहीं रहता कि कौन सा पदार्थ कितनी क्वांटिटी में है, इसलिए इनके सूत्र। अब बताएं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? तो यौगिक में नया स्वभाव बनता है, नया काम बनता है और सूत्र बन जाते हैं, लेकिन मिश्रण में नया स्वभाव नहीं बनता। ठीक, बोर तो नहीं हो जाते आप लोग? चलिए, जल के प्रत्येक अणु में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब हो गया। अब जबकि भार के अनुसार इनका अलग है। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील है, ऑक्सीजन जलने में सहायक है, वही सारी चीजें NaCl, हाँ है ना। मिश्रण को किसी भी अनुपात में मिला दो, वायु, नमक का घोल आदि, ठीक है, 2 या 2 से अधिक यौगिकों अथवा तत्वों किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण 2 प्रकार के, समांगी और विषांगी। पढ़ चुके अपन। समांगी में हम कहेंगे जो बिल्कुल मिल जाए, वो क्या है? समांगी। अब समांगी भी कई प्रकार के होंगे, ठोस, द्रव, गैस, अलग अलग। लेकिन विषमांगी में खास तौर पर 2, कोलाइडी और निलंब। कोलाइडी और, अरे क्लियर है? देखते हैं जल्दी से। यौगिक और मिश्रण के विभिन्न गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। संगठन की इनकी फिर वही बात, निश्चित अनुपात में होते हैं। सूत्र ये हो गया, हम बता चुके हैं इनके सूत्र बनते हैं, मिश्रण के कोई सूत्र नहीं बनते। अब ये भी तत्वों के गुण मिश्रण में होते हैं, यौगिकों में वो समाप्त हो जाते हैं। यौगिकों में जो पुराने गुण थे वो खत्म, नया गुण होता है पृथक्करण। यौगिकों को पृथक किया जा सकता है, जबकि मिश्रण को पृथक नहीं, सॉरी, मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, यौगिक को पृथक। ओके, समांगी मिश्रण नहीं पढ़ाया, चीनी का जल में विलयन, ठीक। अब देखो, अमोनिया हवा में घुल गई, समांगी मिश्रण कहलाएगी। हवा में ऑक्सीजन घुल गई, समांगी। हवा में नाइट्रोजन घुल गई, समांगी। ओके, पानी में नींबू का रस, समांगी है। पानी में चीनी, पानी में नमक, ओके। चलिए, इस मिश्रण प्रत्येक भाग के गुणधर्म समान होते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन समांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण वह जिसमें अलग अलग दिखाई दें विलेय और विलायक, सोडियम क्लोराइड और लोहे का घोलन, नमक और सल्फर, अलग अलग चीजें मिला दो, ठीक। ये सब चीजें हो गई। विषमांगी पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनमें 2 अलग अलग पदार्थ सम्मिलित होते हो। देखो जरा, जैसे दूध, मक्खन रहता है, रक्त। अब रक्त में हमारी कई सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए अगर सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो अलग अलग दिखाई देती हैं। धुआं में देखो, धुआं में आप देखोगे हवा है और ठोस धुआं के कण हैं। बादल भी एक प्रकार के क्या है? विषमांगी मिश्रण है। मिट्टी भी एक प्रकार की विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि इसमें सब चीजें अलग अलग दिखाई देती हैं। भौतिक गुणों के आधार पर मिश्रण। अब देखो, गैस में गैस, आवाज नहीं आ रही। गैस में गैस, हवा में जितनी सारी चीजें मिली हैं, क्या कोई ठोस मिली? चलो, द्रव में गैस, द्रव में खास तौर पर आपका सॉफ्ट ड्रिंक वाटर, सोडा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जल में मिल जाती है। जैसे मछलियां जल में सांस लेती रहती हैं, क्यों? क्योंकि पानी में ऑक्सीजन घुली है। ये द्रव में गैस का मिश्रण है। द्रव में आप जो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है, ये भी द्रव में गैस का मिश्रण। सही है? कोई डाउट है आपको? अरे क्लियर है? आगे देखते हैं। द्रव में द्रव अभी पढ़ा था, पानी में नींबू डाल दो, नींबू का रस, पानी, पानी और एल्कोहल। ठोस, सॉरी, द्रव में ठोस, द्रव में ठोस। देखो आप, समुद्र जल में चीनी, समुद्र जल में चीनी तो ठीक है, समुद्र में नमक का मिश्रण और भी सारी चीजें, कहीं लवणों का मिश्रण, तो क्या होता है इसमें जो चीजें मिलती है वो पूरी तरीके से घुल नहीं पाती, तो वो क्या हो जाता है? द्रव में ठोस। ठोस में ठोस, मिट्टी, जो चीजें जितनी सारी पाउडर वगैरह मिला दो, ठोस में ठोस। गैसों में ठोस, धुआं। विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार व उदाहरण। अब यहां से हम पढ़ेंगे कल, क्योंकि आपका टाइम हो रहा है। इसके बाद यहां पर आएगा संतृप्त विलयन। तो गैस में गैस, ये तो पढ़ चुके यार अपन, नहीं पढ़ा? गैस में गैस, वायु, गैस में द्रव, गैस में द्रव, अमोनिया का जल।
ओके, एक मिनट यार, गैस में द्रव, ठीक है, अमोनियम का जल में, ये गलत लाइन टाइप हो गई। गैस में द्रव का मतलब होता है गैस में द्रव घुल जाना, जैसे मान के चले हम गैस में वाष्प, जल वाष्प, जो जैसे वातावरण में जल वाष्प होती ना, तो वो, ये लाइन गलत है यार, इसलिए मैंने ध्यान दे लिया कि जब गैस में बात आए द्रव की, तो जल वाष्प जो होती है वो उदाहरण आएगा इसका, क्योंकि वायु ज्यादा है और उसमें पानी घुल गया है, तो कहेंगे गैस में द्रव। द्रव में गैस का मतलब है द्रव ज्यादा है, गैस कम। सही है? ये लाइन गलत छप गई यहाँ पे, आप थोड़ा सुधार लेना। द्रव में द्रव, ये सब चीजें हमने आपको पढ़ा दी हैं। विलेय व विलायक, विलेय व विलायक नहीं बताया, विलेय जो घुल जाता है, विलायक जो, ओके। चलिए ये सब आप पढ़ते रहिएगा। विलयन के प्रकार, यहां से विलयन के प्रकारों में हम पढ़ेंगे संतृप्त, असंतृप्त, अतिसंतृप्त। ओके, आपके पास 5 मिनट हो तो ये और खत्म कर दें। ये बिल्कुल सरल है। देखिए विलयन में क्या होता है, एक विलायक है, क्या है, जैसे पानी में आप घोल रहे हैं चीनी, क्या घोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, क्लियर है? अब ये विलायक है, विलेय। अब इसको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कहते हैं। क्या होता है, हम अपने आप को संतृप्त, जैसे मान चलो भूख लगी, हम खाना खा रहे हैं, हम कहते हैं अब तो तृप्त हो गए, मतलब हम कंप्लीट हो गए। लेकिन जब हम और ज्यादा खा लें, भूख से भी ज्यादा और ज्यादा, हम कहेंगे अरे आप तो अति तृप्त हो गए। बस यही ऐसा है, आपने इतना सारा पानी लिया, आपने 2 चम्मच शक्कर घोली, हमने कहा क्यों, आपने और घुल जाएगी अभी तो, फिर और घोली, तुमने कहा यार अभी तो और घुल जाएगी। जब तक घुल जाएगी तब तक हमने कहा असंतृप्त। यानी विलयन की वह अवस्था जब इसमें और विलेय डाला जा सकता है, और घुल जाएगा अभी, और घुल जाएगा अभी। अरे क्लियर है? लेकिन अगर विलायक में विलेय की मात्रा सफिशिएंट हो चुकी है ना, अब कम है, अब ज्यादा नहीं घोलना चाहिए, इतना सफिशिएंट है, तो कहेंगे संतृप्त, सैचुरेटेड। अरे क्लियर है? और अब जबरदस्ती और घोल दी, यानी विलेय की मात्रा और अधिक, संतृप्त से भी ज्यादा घोल दी, सो क्या हो गई, हमें आवाज नहीं आ रही है। ओके, संतृप्त का मतलब है, सॉरी असंतृप्त का मतलब है और घुल सकता है, संतृप्त का मतलब है घुल चुका है और नहीं घोलना चाहिए, अति संतृप्त का मतलब है तुमने और कर दिया है। तो ये लाइन और कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमारा देखें, असंतृप्त किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा उस ताप पर घोलाई जा सकती है। संतृप्त अब नहीं घोली जा सकती, कंप्लीट है, और ज्यादा घोल दें तो, चलिए विलेयता, किसी विशिष्ट ताप पर या दाब पर विलेय की घुलने वाली अधिकतम मात्रा विलयन की संतृप्त कर दे, उस ताप पर उस विलेय का विलायक में विलेयता कहलाती। कितनी विलेयता दर, कितने जल्दी विलायक घुल रहा है। ओके, इसका हालांकि आप लोग विलेयता पर दाब का प्रभाव ये जल्दी से निपटा लेते हैं। विलेयता पर विलायक में कितनी मात्रा घोली जा रही है, गुणित कितना कर दो 100। किसी तरह में ठोस की विलेयता पर दाब का प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है, जबकि ताप का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। बुंदेलखंडी में भी देख लो आप, कोई चीज नहीं घुल रही, तुम गर्म कर दो, घुल जाएगी। तो याद रखना, ताप का प्रभाव विलेयता पर ज्यादा पड़ता है। अब घर में कलर करते हो, रंग नहीं घुल रहा, अपन ने कहा गर्म पानी ले आओ, कोई चीज नहीं घुल रही, अपन ने कहा गर्म कर दो, घुल जाएगी। जो चीनी आसानी से ना घुले, आप उबाल दो, नहीं घुल जाती। तो यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। विलेयता बढ़ती है, देखो दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, दाब कम करने पर विलेयता घटती है। प्रेस कर दोगे तब भी, लेकिन ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा दाब का, लेकिन फिर भी दबाव बढ़ाओगे तो विलेयता बढ़ेगी। देखें, विलेयता पर ताप का प्रभाव, ताप बढ़ाने पर विलायक बढ़ती है, ठीक है।
अब यहां आ गए निलंबन और हमें पढ़ना है कोलाइड। ठीक है, इनको जल्दी नहीं निपटाएंगे हम क्योंकि ये दोनों विषमांगी मिश्रण है। कैसे मिश्रण है? और इनको पढ़ना है हमें कल, लेकिन इनकी स्लाइड नंबर आप नोट कर लो 41, तीसरे लेक्चर की 41 नंबर की स्लाइड। ठीक है, ये लगभग थोड़ा सा और बचा है, सो आपके 3 लेक्चर एक ही दिन में खत्म। सही है? चलिए कल हम शुरुआत कराएंगे, याद रखिएगा कल ये वाला चैप्टर बहुत छोटा सा बचा है, 10 मिनट में खत्म कराएंगे। और कल शुरुआत होगी आपकी परसेंटेज की, कहेगी, और परसेंटेज मात्र हम 3 दिन में खत्म करने का प्रयास करेंगे। मात्र कितने दिन में? अरे क्लियर है? जरा खिंच के बैठे सारे लोग। इस बैच में अब काम केवल उन्हीं लोगों का है जो कवर कर पा रहे हैं और होमवर्क कर पा रहे हैं। अनुपात का सारा अध्याय कितने लोग करके आए हैं? आए हैं आप लोग करके? अगर अनुपात का अध्याय करके आए तो परसेंटेज समझ में आएगी, अदरवाइज परसेंटेज समझ में ओके। तो हमारी कोशिश ये, आज का दिन कौन सा? शुक्रवार, कल फिर परसों दिन याद है? चलिए ठीक है, तो हम 3 दिन के अंदर प्रयास करेंगे कि आपको परसेंटेज वाला अध्याय निपट जाए। परसेंटेज के बाद हम कराएंगे आपका आयु वाला अध्याय, जो पिछली बार नहीं हो पाया था वो अध्याय हम बीच बीच में ऐड कराते जाएंगे, ताकि जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनके वो लेसन भी होते जाएं जो उनने नहीं करे थे। चलिए अब हमारी मुलाकात दिन में 3 बजे होगी। आप क्या सोच रहे थे? जितने लोग नहीं आ रहे हैं वो ना आए, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें तो बस 1 तारीख को चढ़ोतरी कंप्लीट चलाएं। जितने लोग आ पा रहे हैं वो उनको फायदा हो रहा होगा। अभी दिन में 12 बजे से शाम के 4 बजे तक आपकी सेल्फ स्टडी क्लास हो जाएगी। 4 बजे से 6 बजे तक आपका नया बैच हो जाएगा। सो नए बैच में आपकी मैथ्स प्लस रीजनिंग चलेगी, सुबह वाले बैच में आपका जीके चलेगा। ओके, जो डेली अप डाउन वाले छात्र हैं शायद उनको ये सुविधा अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि दिन में 2 टाइम क्लास लगना उनके लिए असुविधा रहेगी, लेकिन अब सुविधा वो जाने, क्योंकि 2 महीने में यदि हमें सिलेक्शन कराना है तो हम 1 टाइम में कंप्लीट नहीं करा पाएंगे। दूसरे वाले लोग थोड़ी आइंस्टीन वगैरह हैं वो करा देंगे, वो लोग शायद आइंस्टीन भी हैं, न्यूटन भी हैं, वो कह रहे हैं कि हम करा देंगे कोर्स, लेकिन हम सत्यनारायण की कथा नहीं पढ़ते हैं, हम डिटेल में कथा पढ़ते हैं ताकि लोगों को समझ में आए। अखंड रामायण पढ़ने से कोई सार नहीं, रामायण शुरू होती है 24 घंटे में खत्म हो जाती है, लेकिन वास्तव में रामायण में जीवन का सार क्या था वो हाथ में नहीं लगता। ऐसे ही कोर्स खत्म करना हो तो निश्चित तौर पर जितने लोगों को कोर्स खत्म करना है वो लोग मेरी क्लास छोड़ करके चले जाएं, और जितने लोगों को लक्ष्य प्राप्त करना है वो यहां बैठे, क्योंकि कोर्स खत्म करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि कोर्स तो खत्म हो लेकिन लक्ष्य प्राप्ति के साथ। ठीक है, चलिए जा सकते हैं आप लोग, और केमिस्ट्री के नोट्स कलेक्ट कर लेना। हम कल तब आने देंगे जब आपके हाथ में नोट्स होगा। चलिए लाइव क्लास वाले बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? पीडीएफ दो ना उनको, पीडीएफ भेजो उनको। भाई लाइव क्लास वाले बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए यार।